वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल कोर कॉन्सेप्ट्स इंजीनियरिंग। आज हम डाक यूनिट 4 स्टार्ट करने जा रहे हैं। तो यूनिट 3 में हमने ग्रीडी अप्रोचेस पढ़े थे। यूनिट 4 में हमें डायनामिक प्रोग्रामिंग पढ़नी है। तो हम अपने फर्स्ट टॉपिक से स्टार्ट करते हैं कि डायनामिक प्रोग्रामिंग होती क्या है। तो हमारा फर्स्ट ही टॉपिक है, हमें यही पढ़ना है कि डायनामिक प्रोग्रामिंग क्या होती है और उसको हमें नैपसैक से समझना है, वॉर्शल एंड फ्लोट एल्गोरिथम से समझना है, एंड रिसोर्स एलोकेशन प्रॉब्लम। ये 3 प्रॉब्लम है, इनसे हमें डायनामिक प्रोग्रामिंग समझनी है। तो हम स्टार्ट करते हैं कि डायनामिक प्रोग्रामिंग होती क्या है। डायनामिक प्रोग्रामिंग इज़ ए प्रॉब्लम सॉल्विंग टेक्निक यूज टू सॉल्व प्रॉब्लम्स बाय ब्रेकिंग दैम डाउन इनटू स्मॉलर प्रॉब्लम्स। डायनामिक प्रोग्रामिंग जो है वो प्रॉब्लम होती है जिसमें हम क्या करते हैं, हमारी जो प्रॉब्लम्स हैं उनको सब प्रॉब्लम्स में डिवाइड करते हैं। जैसे हम इसको एक एग्जांपल से समझते हैं। कैसे? सपोज़ हमारे पास ये एक प्रॉब्लम है। अब हमें क्या करना है, हमें इस प्रॉब्लम को अपनी सब प्रॉब्लम्स में डिवाइड करना है। हमने ये क्या कर दिया, सब प्रॉब्लम्स में डिवाइड। फिर इस प्रॉब्लम को इसके सब प्रॉब्लम्स में डिवाइड करना है, देन इसके सब प्रॉब्लम्स को इसमें डिवाइड करना है। तो ये क्या होती है, ये होती है डायनामिक प्रोग्रामिंग। डीपी स्टोर्स द, यानी कि डीपी मतलब डायनेमिक प्रोग्रामिंग, ये क्या करता है, स्टोर करता है सब प्रॉब्लम के रिजल्ट्स को, ताकि जो रिपीटेड कैलकुलेशन है उसको अवॉइड कर सकें। ठीक है, तो वो स्टोर करता है। डीपी इज़ लाइक सेविंग योर वर्क वाइल सॉल्विंग ए प्रॉब्लम, सो यू डोंट हैव टू स्टार्ट फ्रॉम स्क्रैच एवरी टाइम। डीपी क्या है, ये ऐसा हो गया कि हमारे क्या कर रहे हैं, जब हम अपनी प्रॉब्लम को सॉल्व कर रहे हैं तो उस प्रॉब्लम को वो टाइम टू टाइम सेव कर रहा है, ताकि हमें वो हमेशा स्क्रैच से ना सॉल्व करनी पड़े। हम इसको एक एग्जांपल समझते हैं। सपोज़ हमारे पास एक प्रॉब्लम है, हमने इसको सब प्रॉब्लम में डिवाइड करा, तो ये इसका रिजल्ट स्टोर करके रखेगी, ये अपना रिजल्ट स्टोर करके रखेगी। फिर हमने नेक्स्ट डिवाइड करा। अब सपोज़ करो यहाँ पे कोई एरर आती है, तो इसमें इसका रिजल्ट स्टोर होगा। तो हमें क्या नहीं करने की नीड है, हमें स्टार्ट से स्टार्ट करने की नीड नहीं है, स्क्रैच से। हम क्या करेंगे, इसके पेरेंट के पास जाएंगे, इसके पास इसका डेटा स्टोर होगा और हमें पता चल जाएगा कि एरर कहाँ पे आई है। तो ये होती है डायनेमिक प्रोग्रामिंग। इट यूजुअली रिक्वायर्स एक्स्ट्रा मेमोरी टू स्टोर सब प्रॉब्लम रिजल्ट्स। इसको क्या होती है, इसको एक्स्ट्रा मेमोरी की नीड होती है, ताकि, क्योंकि अभी हम ऐसे भी समझ सकते हैं एक्स्ट्रा मेमोरी क्यों नीड होगी। ये प्रॉब्लम थी, इसको सब प्रॉब्लम में डिवाइड करा, तो यहाँ पे भी इसको मेमोरी की नीड होगी दोनों के लिए। फिर अगेन सब प्रॉब्लम में, तो इसके लिए भी इसको एक्स्ट्रा मेमोरी की नीड होगी। तो डीपी जो है उसको एक्स्ट्रा मेमोरी की नीड होती है। अब अप्रोचेज ऑफ डीपी क्या होते हैं, मेनली 2 अप्रोच होते हैं डीपी के, डायनेमिक प्रोग्रामिंग के। फर्स्ट होता है टॉप डाउन यानी कि मेमोराइजेशन, एंड होता है बॉटम अप यानी कि टैबुलेशन। टॉप डाउन यानी कि टॉप से डाउन की तरफ, बॉटम अप यानी कि बॉटम से अप की तरफ। तो ये क्या होते हैं, ये 2 मेन अप्रोचेज होते हैं। अभी हम डिटेल में पढ़ते हैं क्या क्या होते हैं। टॉप डाउन डाउन को हम क्या बोलते हैं, मेमोराइजेशन। मेमोराइजेशन का क्या मतलब होता है, जो ये प्रॉब्लम है उसको हम कैसे रिकर्सिवली सॉल्व करते हैं, स्टार्टिंग फ्रॉम द मेन सब प्रॉब्लम एंड ब्रेकिंग इट इनटू स्मॉलर सब प्रॉब्लम। इसमें हम क्या करेंगे, यहाँ पे देखते हैं। हमारे पास क्या है, ये मेन प्रॉब्लम है टॉप डाउन यानी कि टॉप से डाउन की तरफ। तो हम कैसे सॉल्व करेंगे, इसको टॉप से डाउन की तरफ क्या करते जाएंगे, सब प्रॉब्लम्स में डिवाइड करते जाएंगे। तो ये क्या होता है, टॉप डाउन। अब बॉटम अप क्या तो होता है, बॉटम अप यानी कि नीचे से ऊपर की तरफ, ऐसे। तो क्या होगा, सपोज़ हमारे पास ये एक है, हम क्या करेंगे, नीचे से ऊपर की तरफ सॉल्व करते हुए जाएंगे। ठीक है, अगेन कैटेगराइज करेंगे यहाँ पे। तो ये क्या होती है, ये टॉप डाउन है, ये बॉटम अप अप्रोच है। ये 2 अप्रोचेज होती हैं। इसको हम मेमोराइजेशन बोलते हैं, इसको हम टैब्यूलेशन बोलते हैं। ठीक है, वैन एवर ए सब प्रॉब्लम इज सॉल्व इट्स रिजल्ट इज स्टोर्ड यानी कि मेमोराइज्ड यूजुअली इन एन एरे और डायरेक्टरी। टॉप डाउन के अंदर जब भी हमारी सब प्रॉब्लम को हम सॉल्व करते हैं तो उसको किसके अंदर स्टोर कराते हैं, उसको डायरेक्टरी या एरे के अंदर स्टोर कराते हैं। ठीक है, अगर सेम सब प्रॉब्लम अगेन आ जाती है तो हम क्या करते हैं, हम उसको रिकैलकुलेट नहीं करेंगे, हम वही वैल्यू क्या करेंगे, स्टोर करेंगे। देन आता है बॉटम अप अप्रोच। बॉटम अप अप्रोच टैब्यूलेशन होती है। अभी हमने देखा बॉटम से अप की तरफ जाते हैं। ए टेबल इज़ बिल्ड टू स्टोर द रिजल्ट्स ऑफ ऑल सब प्रॉब्लम्स। इसके अंदर टैब्यूलेशन यानी कि क्या बनेगी, टेबल बिल्डअप होगी। तो इसके अंदर क्या होता है, टेबल होती है। ईच सब प्रॉब्लम्स रिजल्ट इज यूज टू बिल्ड द सॉल्यूशन टू लार्जर प्रॉब्लम्स। हर सब जितनी भी सब प्रॉब्लम्स होंगी हमारी, हम उससे क्या लार्जर प्रॉब्लम्स के सॉल्यूशंस को बिल्ड अप करेंगे।
ये मोर स्पेस इफ़िशिएंट होती है बॉटम अप, टॉप डाउन से इफ़िशिएंट होती है बॉटम अप, और ये फास्टर भी होती है टॉप डाउन से। तो इसकी क्या एडवांटेज हो गई, एक तो ये स्पेस इफ़िशिएंट है और ये फास्टर है, ठीक है। तो हमने क्या देखा था, एक हमने 01 नैपसैक प्रॉब्लम किस में पढ़ी थी, हमने ये वाली प्रॉब्लम हमने यूनिट 3 में पढ़ी थी, लेकिन हमने वो कौन से मेथड से पढ़ी थी, ग्रीडी अप्रोच से। लेकिन जो हमारे यूनिट 4 के सिलेबस में है 01 नैपसैक, यहाँ पे हम पढ़ रहे हैं जैसे, वो हमारे सिलेबस में कौन सी है, 01 नैपसैक हमारे सिलेबस में डायनामिक से पढ़नी है हमें, तो हम इसको डायनामिक से पढ़ेंगे। हम स्टार्ट करते हैं अपनी डायनामिक अप्रोच की क्या होती है। देखो यहाँ पे हमें वेट गिवन है 3465, प्रॉफिट गिवन है 2314। अब हमें डब्ल्यू की वैल्यू दे रखी है और एन की वैल्यू दे रखी है। डब्ल्यू यानी कि 8 और एन यानी कि 4। तो हम क्या करेंगे, हम जो डब्ल्यू की वैल्यू है 8, 0 से स्टार्ट करेंगे और 8 तक लिखेंगे रो में, 0 से स्टार्ट करेंगे और 8 तक लिखेंगे रो में। एन की वैल्यू 4 है, यानी कि ये वाली वैल्यूज़ 1 2 3 4, 4 वैल्यूज़ हमें, ये 4 है। तो हम इधर क्या करेंगे, ये प्रॉफिट दे रखा है 2314, ये वेट दे रखा है, तो हम कैसे लिखेंगे, प्रॉफिट है 2 3 इस 4 1, ठीक है। वेट क्या है 3 4 5 6, किस ऑर्डर में लिखा है हमने, ये हमें ऑर्डर में लिखना है, हमने अरेंज कर लिया असेंडिंग ऑर्डर में। अब हम क्या कर रहे हैं, हमने ये लिखा इधर, ये कैपेसिटी है 0 1, क्योंकि डब्ल्यू की वैल्यू क्या दे रखी है 8, तो 0 1 2 3 4 5 6 7 8। अब हम क्या करेंगे, फर्स्ट पॉइंट क्या है, फर्स्ट रो और फर्स्ट कॉलम को 0 पुट करेंगे, ये वाली सारी वैल्यूज़ हमने 0 पुट की और फर्स्ट कॉलम की भी सारी वैल्यूज़ 0 पुट की। अब यहाँ पे पी आई और डब्ल्यू आई का क्या मतलब है, अगर हम ये वाला वेट सेलेक्ट करते हैं 3, तो उसका प्रॉफिट 2 होगा। अगर हम 4 सेलेक्ट करते हो तो उसका प्रॉफिट 3 होगा। अगर हम 5 सेलेक्ट करते हैं तो उसका प्रॉफिट 4, 6 सेलेक्ट करते हैं तो 1। अभी हमारे पास ये वाली वैल्यूज़ भी आ गई और ये वाली वैल्यूज़ भी आ गई, 0 0 ये वाली, ठीक है, क्योंकि हमने रो और कॉलम को, फर्स्ट रो और फर्स्ट कॉलम को क्या पुट कर दिया, 0। अब हम चेक करते हैं, यहाँ से स्टार्ट करते हैं। अब हमारा इतना काम हो गया और इतना हो गया। अब हम चेक करेंगे, क्या हम 3 वेट, हमारी कैपेसिटी कितनी है, हमारा वेट कितना है 3, लेकिन कैपेसिटी कितनी है 1, क्या हम 3 वेट को 1 के अंदर रख सकते हैं, नहीं रख सकते, तो कितना आएगा 0। अब नेक्स्ट चलते हैं, वेट हमारा कितना है 3, क्या इस 3 वेट को हम 2 के अंदर रख सकते हैं, नहीं रख सकते, नहीं रख सकते। अब हम क्या चेक करेंगे, 2, हमारी कैपेसिटी कितनी है 3, क्या हम इस 3 को रख सकते हैं यहाँ पे, हाँ हम रख सकते हैं। अगर हम 3 रखेंगे, हमें सिर्फ इसे चेक करना है, अगर हम 3 रख सकते हैं तो चेक करेंगे इसका प्रॉफिट कितना होगा 2, तो हम क्या पुट कर देंगे 2। हमें वैल्यूज़ प्रॉफिट वाली पुट करनी है, प्रॉफिट कितना होगा 2, तो हम ये पुट कर देंगे। तो हम इसको स्टार्टिंग से देखते हैं, हमें कैसे करना है। हमें क्या, फर्स्ट रो, ये वाली रो को 0 पुट करना है, 0 0, तो हमने ये पुट कर दिया 0। ऐसे ही फर्स्ट कॉलम को 0 पुट करना है, ये हमने 0 पुट कर दिया। अब हमें देखना है हमारा जो वेट है, हमें वेट चेक करना है, वेट कितना है 3, लेकिन कैपेसिटी कितनी है 1, तो क्या 3 वेट कैपेसिटी 1 में आ सकता है, हमारे पास 1 किलो का बैग है, क्या हम उसमें 3 किलो पुट कर सकते हैं, नहीं, तो कितना आएगा 0। हमारे पास कितना है 2 है, तो क्या उसके अंदर 3 रख सकते हैं, नहीं रख सकते, 0। अब हमारे क्या है, हमारे पास 3 किलो का तो बैग है और कैपेसिटी भी 3 है, तो हम पुट कर सकते हैं ना, तो लेकिन प्रॉफिट कितना होगा 2 का, तो क्या इधर पुट करेंगे 2। अब ऐसे ही 4 पे हम पुट कर सकते हैं ना, 3 पुट कर सकते हैं, तो कितना प्रॉफिट होगा 2। 5 पे भी हम 3 ले सकते हैं, तो प्रॉफिट कितना होगा 2 2, ठीक है। अब हम इस पे आते हैं सेकंड रो पे। अब हमारे पास, हमने ये वाला वेट भी है हमारे पास, ये भी है हमारे पास, दो चॉइसेस है, या तो हम 3 का भी वेट रख सकते हैं और 4 का भी वेट रख सकते हैं। हमारे पास दो चॉइसेस हो गई, जैसे हम इस रो में आए तो हमारे पास एक चॉइस क्या है कि हम 3 रख सकते हैं या 4 रख सकते हैं। तो हम, अगर हमारे पास 3 है तब भी रख सकते हैं, 4 है तब भी, लेकिन हमारे पास अभी कितना है 1, तो 0 ही रहेगा, कितना है 2, तो 0 ही रहेगा, 3। तो हम 3 पुट कर सकते हैं इसमें भी, क्योंकि हमारे पास दोनों चॉइसेस हैं। तो 3 के लिए प्रॉफिट कितना होगा 2। अब हमारा आया 4, 4 के लिए क्या चॉइसेस है हमारे पास 3 भी चॉइस है और 4 भी। अगर हम 3 चूज़ करते हैं तो प्रॉफिट 2 होगा, अगर हम 4 चूज़ करते हैं तो प्रॉफिट 3 होगा। तो हम कैसे चूज़ करेंगे, हमें क्या है, हमारे पास 4 to 4 पे चूज़ करना है, तो हमारे पास दो चॉइसेस हैं, या तो हम 4 चूज़ करें या 3 चूज़ करें। तो अब हम क्या करेंगे, हमारे पास ये होता है कि हम लेंगे मैक्सिमम ऑफ, हम जाएंगे किसके पास, मैक्सिमम वैल्यू लेंगे,
तो अब हम यहाँ पे चेक करेंगे, यहाँ तक हमारा फिल हो गया, यहाँ तक हमारा क्या, हमें कोई प्रॉब्लम नहीं है, हमारे पास अभी क्या एक ही फुलफिल हो रही है, हमारा 3 प्रॉफिट है, हमारा सॉरी 3 कैपेसिटी है। अगर हमारी 3 कैपेसिटी है और हमारे पास 2 चॉइसेस हैं, एक 3 का वेट है, एक 4 का, तो 4 के को तो हम पुट ही नहीं कर सकते, हम 3 का वेट पुट कर सकते हैं। तो हम क्या रखेंगे यहाँ पे, ओनली क्या 2, यानी कि अगर हम 3 वेट को रखते हैं तो प्रॉफिट क्या आएगा 2, तो ये हमारा हो गया 2। अब नेक्स्ट आता है 4, तो 4 पे हमारी 2 चॉइसेस हो जाती हैं। 4 पे हम 3 को भी पुट कर सकते हैं और 4 को भी कर सकते हैं। सपोज करो हम 4 को पुट करते हैं, तो 4 के लिए हमारा प्रॉफिट क्या होगा, 3 होगा। तो हमें 3 प्लस, अब हम 3 के प्लस, अब हम क्या चेक करेंगे, इसकी मैक्सिमम वैल्यू लेनी है हमें, मैक्सिमम ऑफ 3 प्लस। अब हम क्या करेंगे, चेक करेंगे क्या वेट है हमारा 4, और 4 to 4 चेक करें, यानी कि 4 - 4 ये क्या हो जाएगा 0। तो हमें कहाँ पे जाना है, 0 पे जाना है। ठीक है, 0 पे। तो हम चेक करेंगे 0 पे जाके क्या आ रहा है हमारा, कि 4 - 4 क्या हो रहा है 0। 0 पे क्या वैल्यू है, 0 वैल्यू है। तो मैक्सिमम ऑफ 3 + 4, 3 + 4 का, और दूसरा वेट और दूसरा हमारा क्या आया था, अगर हम 3 को सेलेक्ट करते हैं तो प्रॉफिट कितना आता है 2, 2 प्रॉफिट आता है। 3 + 0 और 2, इन दोनों में कौन सा मैक्सिमम है, 3 मैक्सिमम है, तो 3 होगा। तो हमें प्रॉफिट हो रहा है, तो हम क्या पुट करेंगे, जिसका 3 प्रॉफिट है। तो प्रॉफिट 3 किसका है, 4 का, तो हम क्या पुट कर रहे हैं 3। नेक्स्ट चेक करेंगे अगेन इसके लिए, ठीक है, 5 के लिए। तो हमारे पास अगेन 2 चॉइसेस है, एक ये चॉइसेस है और एक ये चॉइसेस है, 4 चॉइसेस है और 3 चॉइसेस है। तो हम क्या करेंगे अगेन 2 और 5 के लिए, 4 2 5, 2 और 5 के लिए हम क्या चेक करेंगे कि मैक्सिमम किसका लेना है। मैक्सिमम हमारे, अगर हम किसको चूज़ करते हैं, 4 को चूज़ करते हैं, क्योंकि ये वाला ज़्यादा प्रॉफिट दे रहा है 3। तो अगर हम 4 को चूज़ करते हैं तो 3 प्रॉफिट होगा, यानी कि मैक्सिमम ऑफ 3। उसके बाद प्लस, हम कौन से सेल को चेक कर रहे हैं, 5 और 2 को, यानी कि 5 वाले को। तो 5 - 5 में से माइनस करेंगे, 5 माइनस क्या प्रॉफिट है हमारा 4, वेट क्या है हमारा 4, 4 वेट है, क्योंकि कैपेसिटी 5 है लेकिन वेट कितना है 4। तो 5 - 4, तो ये कितना हो गया, 5 - 4 हो गया 1। अब हमें 1 पे जाना है, 1 पे चेक करना है, 1 पे कितना है, 1 पे कितना है 0 है, तो ये भी हमारे लिए नहीं है, ये कितना आ गया 0। तो मैक्सिमम ऑफ 3 + 0 कितना हो जाएगा 3, कॉमा, और दूसरा प्रॉफिट क्या है हमारा 2। तो इन दोनों में मैक्सिमम कितना है 3, तो क्या पुट करेंगे 3, ये आ गया अगेन 3। अब हम 6 के लिए चेक करते हैं, तो वही स्टेप अप्लाई करना है, किसके लिए 4 6 और इसके लिए, तो वो भी क्या आएगी 3 आएगी। अब हम चेक करते हैं 7 के लिए, इस 7 के लिए। तो हमने अभी क्या पढ़ा, मैक्सिमम ऑफ क्या लेना है, मैक्सिमम ऑफ जो हमें, जिसका ग्रेटर प्रॉफिट है, ग्रेटर वेट ग्रेटर प्रॉफिट किसका है 3 का। तो 3 लिखेंगे प्लस 7 ले रहे हैं और वेट कितना है, वेट है 4। तो 7 में से 4 सब्ट्रैक्ट करेंगे, इस 7 में से ये 4 सब्ट्रैक्ट करना है, ये कैपेसिटी है, ये वेट है, लिखना है ये 3 तो लिखना है एज इट इज़ मैक्सिमम 3 प्लस, लेकिन 7 में से 4 सब्ट्रैक्ट करना है। तो 7 में से 4 गए 3, 3 पे जाना है, 3 पे कितनी वैल्यू है 2 वैल्यू है, तो 2 लिख देना है। मैक्सिमम ऑफ 3 प्लस 7 से 3 पे गए हम, 3 पे कितनी वैल्यू है 2 वैल्यू है, 3 पे गए तो कितनी वैल्यू है 2, तो 2 लिख देंगे। 3 + 2 कितना हो जाएगा 5, मैक्सिमम ऑफ 5, कॉमा, दूसरा प्रॉफिट क्या आ रहा है हमारा 2। तो 5 और 2 में क्या ग्रेटर देन है, 5 ग्रेटर है, तो क्या लिखेंगे 5। ऐसे ही हमारा इसका आ जाएगा। नेक्स्ट आते हैं इस पे, तो अब हमारे पास 2 ऑप्शन हो गए अपर वाले, 4B और 3B। तो अब हम इस पे चलेंगे, कैपेसिटी कितनी है 1, लेकिन हमें कितना रखना है वेट, या तो हम 3 रख सकते हैं, 4 या 5। तो इससे कम 2 तक तो हम कुछ पुट ही नहीं कर सकते, हम 3 पे भी हमारे पास एक ही ऑप्शन है, 3 वेट है, तो हम सिर्फ 2 प्रॉफिट को रख सकते हैं। अगेन 4 पे हमारे पास 2 ऑप्शन हैं कि हम 3 को भी रख सकते हैं, 4 को भी। तो जब हम सॉल्व करेंगे तो 3 आएगा। अब हमारे पास जैसे ही हम 5 पे आए, हमारे पास 3 ऑप्शन हो गए, 4B 5B 4B और 3B। हम 5 को भी पुट कर सकते हैं, 4 को भी और 3 को भी, लेकिन हमें मेथड अप्लाई करना है। हम मैक्सिमम लेंगे किसका, हम किसको पुट करेंगे, अगर हम 5 को पुट करते हैं तो उसका प्रॉफिट कितना आना चाहिए हमारा 4। तो 4 लिखेंगे यहाँ पे, और जो हम वैल्यू कैलकुलेट कर रहे हैं, ये वाली वैल्यू कैलकुलेट कर रहे हैं
सॉरी 5 वाली। तो 5 माइनस 5, 5 माइनस 5 कितना हो जाएगा 0, 0 पे जाएंगे, 0 पे चेक करेंगे कितना है, ऑलरेडी 0 है। तो मैक्सिमम ऑफ 4 कितना आएगा हमारा 4, और जब हम चेक करेंगे तो उसका प्रॉफिट कितना है 3, तो मैक्सिमम कौन सा है 4, तो 4 आएगा, ये 4 आ गई वैल्यू। अब हम जाएंगे 7 पे, 7 पे चेक करेंगे तो मैक्सिमम कौन सी वैल्यू है, हम मैक्सिमम लिखेंगे, मैक्सिमम प्रॉफिट सबसे ज़्यादा किसका है 4 का, तो 4 कॉमा 7 में से 5 सब्ट्रैक्ट करेंगे, 7 माइनस 5। जब हम 7 में से 5 सब्ट्रैक्ट करेंगे तो कितना बचेगा 2, तो 2 पे जाएंगे, 2 पे क्या वैल्यू है हमारी, 2 पे जाएंगे, 2 पे अपनी वैल्यू चेक करेंगे, तो 2 पे क्या वैल्यू हो गई हमारी, तो 2 पे हमारी वैल्यू हो गई 0। तो क्या आ जाएगी मैक्सिमम ऑफ 4, 0, तो 4 है, लेकिन हमारा अपर साइड में ही 5 है, तो हम क्या लिखेंगे 5 एज इट इज़ लिख देंगे, हम लोअर वैल्यू नहीं लिखेंगे। अगर हमारा प्रॉफिट बढ़ा आ रहा है ऊपर रो में तो हम एज इट इज़ लिख देंगे, ठीक है। अब नेक्स्ट पे चलेंगे, नेक्स्ट क्या है 8। तो 8 के लिए हमारे पास मैक्सिमम वैल्यू क्या आई, मैक्सिमम प्रॉफिट चेक करेंगे, प्रॉफिट सबसे मैक्सिमम किसका है, इसका मैक्सिमम है, यानी कि 4 सबसे ज़्यादा इसका है, तो 4 लिखेंगे, कॉमा लगाएंगे, 8 में से 5 सब्ट्रैक्ट करेंगे, 8 माइनस 5, ठीक है, सॉरी प्लस लगाएंगे यहाँ पे, ठीक है। तो मैक्सिमम ऑफ 4 प्लस 8 में से 5 गए, कितने बचे 3, 3 पे जाएंगे और 3 पे चेक करेंगे क्या वैल्यू है, तो 3 पे हमारी कितनी वैल्यू है 2 वैल्यू है, तो 2 को क्या कर देंगे ऐड कर देंगे, तो 4 + 2 कितना हो जाएगा 6, 6 लिख देंगे यहाँ पर, ठीक है। ये वाली वैल्यू हमारी कंप्लीट हो गई। नेक्स्ट पे आते हैं, नेक्स्ट पे आएंगे 2 ऐसे ही रहेगा, ये 3 भी चेंज नहीं होगा, हम ऐसे ही सॉल्व करेंगे। जैसे हम सॉल्व कैसे करेंगे, एक और करके दिखाती हूँ कैसे सॉल्व करना है। मैक्सिमम ऑफ, अब हमारे पास 4 ऑप्शन है 1 2 3 4, हम किस पे लेके चलते हैं, हमारे पास वेट, इस वेट पे लेके चलते हैं सपोज। तो अब इस वेट पे हम लेके चलते हैं, हमें क्या लिखना है, इन सबसे मैक्सिमम प्रॉफिट किसका है, सबसे ज़्यादा प्रॉफिट किसका है, इसका है 4 का, है ना, तो इसको लिखेंगे 4 को, प्लस अगर इसका हमारा मैक्सिमम प्रॉफिट है तो हमारा कैपेसिटी 4 प्लस ये जो 6 है, 6 में से 6 सब्ट्रैक्ट करेंगे, 6 माइनस 6, तो मैक्सिमम ऑफ 4 प्लस 6 में से 6 गए, कितने बचेंगे 0, तो 4 मैक्सिमम ऑफ 4 कितना आ जाएगा 4 ही अपना होगा, तो क्या वैल्यू आ जाएगी 4, ठीक है। ऐसे ही सारी वैल्यू हम नैपसैक के लिए सॉल्व करेंगे, यहाँ पे शॉर्ट में लिख भी दिए हैं। तो ये हमारी होती है 01 नैपसैक यूजिंग डायनामिक प्रोग्रामिंग, और ग्रिडी अप्रोच हमने यूनिट 3 में कंप्लीट कर लिया था। हमारा नेक्स्ट टॉपिक आता है ऑल पेयर शॉर्टेस्ट पाथ प्रॉब्लम, यानी कि हमारी कौन सी प्रॉब्लम एल्गोरिथम, फ्लोइड वॉर्शल एल्गोरिथम। तो ऑल पेयर शॉर्टेस्ट पाथ प्रॉब्लम में क्या होता है, द ऑल पेयर शॉर्टेस्ट पाथ प्रॉब्लम इन्वॉल्व्स फाइंडिंग द शॉर्टेस्ट पाथ। ये क्या शॉर्टेस्ट पाथ, जैसे इसमें वर्ड आ रहा है तो ये क्या करती है शॉर्टेस्ट पाथ बताती है। हमारे पास पेयर्स हैं, नोड्स हैं, जैसे सपोज ये नोड्स यहाँ से यहाँ तक, तो ये बताएगा इसका शॉर्टेस्ट पाथ कितना होगा, इसका शॉर्टेस्ट पाथ कितना होगा, तो ये बताती है ऑल पेयर शॉर्टेस्ट पाथ। तो इसके लिए हमारे पास एक एल्गोरिथम है जो हमें पढ़नी है, वो है फ्लोइड वॉर्शल एल्गोरिथम। तो ये एल्गोरिथम क्या होती है, द प्रॉब्लम इज़ टू फाइंड शॉर्टेस्ट डिस्टेंस बिटवीन एवरी पेयर ऑफ वर्टिसेस। ये फ्लोइड वॉर्शल क्या करती है, हर वर्टिसेस में एक शॉर्टेस्ट पाथ फाइंड आउट करती है किसी एक वेटेड डायरेक्टेड ग्राफ का, यानी कि जो हमारा ग्राफ है वो कैसा होना चाहिए, उस पर वेट गिवन होना चाहिए। इट इज़ अ डायनामिक प्रोग्रामिंग अप्रोच टू फाइंड द शॉर्टेस्ट पाथ। ये डायनामिक अप्रोच है जिसमें हम क्या करते हैं शॉर्टेस्ट पाथ को फाइंड करते हैं। इसके अंदर इसका बेनिफिट ये होता है, इसकी एक एडवांटेज ये है कि ये पॉजिटिव और नेगेटिव दोनों वेट को हैंडल कर सकती है, लेकिन उसके अंदर नेगेटिव वेट साइकिल नहीं होनी चाहिए। अब इससे क्या मतलब है, सब पॉजिटिव नेगेटिव वेट का तो ये मतलब है वेट क्या है यहाँ पे पॉजिटिव है तो ये हैंडल कर सकती है ये भी, लेकिन यहाँ पे क्या है -6, ये इसको भी हैंडल कर सकती है, लेकिन सिर्फ क्या नहीं होनी चाहिए नेगेटिव वेट साइकिल। अब नेगेटिव वेट साइकिल क्या होती है, देखो हम 4 से किस पे गए बी पे, तो कितना लगा हमें ए से बी पे, बी से सी पे जाना है, ठीक है। तो हम देखते हैं ए से बी, बी से सी, तो हमने क्या देखा ए से बी तक कितना था 4, यहाँ से यहाँ तक कितना था -6, वापस से सी पे जाएंगे तो कितना 1, 4 और 1 5, 5 में से 6 गए, आंसर कितना आया -1। तो ये क्या होता है, ये होता है नेगेटिव वेट साइकिल। जो साइकिल बन रही है ना, ये साइकिल बन रही है, ये साइकिल कैसी है नेगेटिव आ रही है,
तो कभी भी अगर साइकिल नेगेटिव आती है तो ये फ्लोइड वॉशल एल्गोरिथम उस पर वर्क नहीं करता, ये इसकी ड्रॉबैक है। ठीक है, अब ये इसकी वर्किंग कैसे होती है वो देखते हैं। इम्पोर्टेंट क्वेश्चन आता है इससे, तो इसको देखते हैं हम कैसे करना है। देखो यहाँ पे क्या है, 1 2 3 4, ये हमारे यहाँ 1 से 2 तक जाने के लिए हमें 9 वेट है, 2 से 4 पे जाने के लिए 2, 2 से 1 पे भी जा सकते हैं 6 वेट से। और देखो इसमें क्या है, फ्लोर वर्जन में नेगेटिव पे भी वर्क कर रहा है, -4 भी है। ठीक है, तो अब हमारा स्टेप 1 क्या कहता है, स्टेप 1 कहता है सबसे पहले हम लिखेंगे, पहले बनाएंगे 1 2 3 4, 4 है तो 4 बनाएंगे हम, 1 2 3 4, रो भी 4 कॉलम भी 4। आप चेक करेंगे 1 से 2, 1 से 2 पे कितने पे जा सकते हैं, 9, तो 1 से 2 पे 9 पे, अपने से 1 से 1 पे खुद जा सकते हैं 0 पे, 2 से 2 पे भी 0 पे, 3 से 3 पे भी, तो ये डायगोनल से कितने क्या आ जाएंगे, सारे 0। अब 1 से 2 पे 9 पे, फिर चेक करेंगे 1 से 3 पे -4 पे, 1 से 3 पे कितने पे जा सकते हैं, -4 पे पुट करेंगे, 1 से 3 -4। और 1 से 4 पे देखो क्या, 1 से 4 पे जा सकते हैं, 1 से 2 पे जा सकते हैं, लेकिन 1 से 4 पे डायरेक्ट नहीं जा सकते। तो जिस पे हम नहीं जा सकते उस पे क्या लिखेंगे, इन्फिनिटी। तो यहाँ पे क्या लिखा, इन्फिनिटी। तो ये हमारा स्टेप 1 क्या था, सिर्फ हमें क्या बनाना है, ग्राफ के थ्रू एक मैट्रिक्स बना लिया हमने। अब स्टेप 2 क्या कहता है, हमने D0 निकाला था, स्टेप 2 कहता है D1 की वैल्यू निकालो। और D1 की वैल्यू कैसे निकालोगे, फर्स्ट रो को और फर्स्ट कॉलम को क्या करना है, ऐसे ही रखना है अभी। तो देख, फिर फर्स्ट रो और फर्स्ट कॉलम को हमने क्या रखना है, ऐसे ही, बाकी को हमें चेक करना है। तो ये हमें क्या करना है, ये हमने फिक्स कर लिए। अब हमें ये वाली वैल्यूज़ निकालनी है, ये हम 1 2 3 4 5, ये 9 वैल्यूज़ निकालनी है। ये हमारी D1 है, तो 1 रो और 1 कॉलम फिक्स है, इसमें हमें कोई चेंज नहीं करनी। ये दोनों फिक्स हो गए। अब हमें ये वाली वैल्यूज़ कैलकुलेट करनी है। तो ये कौन सी वैल्यू है, अब D2 ये 0 ही रहेगी, क्योंकि अभी हमने देखा था कि डायगोनल वाली सारी वैल्यूज़ क्या होती हैं, 0 होती हैं, तो ये 0 ही रहेगी। अब हमें क्या निकालनी है, D2 निकालनी है, ये वाली वैल्यू। तो हम कैसे निकालेंगे, D0 2 से 3, तो हम कैसे निकालेंगे, अभी हमने 1, अब 1 ले रहे हैं ना हम, D1 की वैल्यू निकालनी है। तो हम क्या लिखेंगे, 2 से इसमें 1 ऐड करेंगे और इससे पहले 1, 2 से 1 प्लस D1 से 3, हम ये वैल्यूज़ चेक करेंगे। हमें 1 मिडिल लेना है दोनों के लिए, क्योंकि हम क्या निकाल रहे हैं, D1। जब भी हम D1 निकालेंगे तो यहाँ पे 1 एज ए मिडिल रो और कॉलम लेंगे। ठीक है, तो हमने ये क्या, तो हम क्या करेंगे, हमें क्या दे रखा है, हमें 2 2 3 निकालना है। 2, ये 2 रो है और 3 कॉलम, ये वाली वैल्यू निकालनी है। तो हम क्या करेंगे, 2 2 3 लिखेंगे और 1 को मिडिल एलिमेंट लेंगे, यानी कि 2 से 1 और 1 से 3। तो 2 से 1 पे कितना क्या वैल्यू है हमारी, 2 से 1 पे हमारी चेक करेंगे D0 में, 2 से 1 पे कितनी वैल्यू है, 6। तो क्या हो गया, 6 प्लस, फिर 1 से 3 पे कितनी वैल्यू है, 1 से और 3 पे कितनी वैल्यू है, -4, तो -4। अब 6 प्लस -4 कितना आ जाएगा, 2। तो अब चेक करेंगे 2 और 2 to 3 पे पहले क्या वैल्यू थी, 2 से 3 पे पहले इन्फिनिटी वैल्यू थी। तो इन्फिनिटी बड़ी है, छोटी है, या फिर 2 छोटा है, छोटा कौन सा है, 2। तो 2 चेंज कर देंगे, इन्फिनिटी की जगह क्या आ जाएगा, 2। ये वैल्यू आ गई हमारी। अब हम निकालेंगे नेक्स्ट वाली वैल्यू, ये वाली। तो ये कौन सी है, 2 रो, सेकेंड रो और फोर्थ कॉलम, यानी कि 2 और 4। तो D0 2 और 4 ये कैसे निकालेंगे, ये निकालेंगे हम ऐसे, 1 मिडिल एलिमेंट, क्योंकि हम D1 पे वर्क कर रहे हैं, अभी हमने समझा था 1 मिडिल एलिमेंट लेना है। तो 2 1 प्लस 1 4, यहाँ पे 1 मिडिल एलिमेंट हो जाएगा, तो 2 से 1 1 से 4। तो अब हम ओ D0 वाले में चेक करेंगे, 2 1, 2 से 1 पे क्या वैल्यू है, 6, 6 लिखेंगे, 6 प्लस 1 से 4 पे क्या वैल्यू है, 1 से 4 पे चेक करेंगे, 1 से 4 पे क्या वैल्यू है, 1 से 4 पे क्या वैल्यू है, इन्फिनिटी। तो 6 प्लस इन्फिनिटी कितना हो जाएगा, इन्फिनिटी। अब चेक करेंगे ये इन्फिनिटी बड़ा है या 2 से 4 पे जो वैल्यू थी वो बड़ी छोटी है। तो 2 से 4 पे चेक करेंगे, 2 से 4 पे क्या है हमारी, 2 से 4 पे है हमारी 2 वैल्यू। तो देखेंगे कौन सी छोटी है, 2 छोटी है ना इन्फिनिटी से, तो क्या आ जाएगा, 2 आ जाएगा इधर।
अब हमारी ये भी निकल गया। हमें कौन सी वैल्यू निकालनी है, 5 वैल्यू निकालनी है। तो 5 के लिए ये कौन सी है, ये थर्ड रो में है और सेकंड कॉलम में है, यानी कि 3 और 2। तो 1 मिडिल एलिमेंट लेना है, तो 3 से 1 पे और 1 से 2 पे। तो चेक करेंगे 3 से 1 पे क्या वैल्यू है, 3 से 1 पे क्या वैल्यू है, इन्फिनिटी। इन्फिनिटी प्लस 1 से 2 पे क्या वैल्यू है, 9। तो इन्फिनिटी प्लस 9 कितना हो जाएगा, इन्फिनिटी ही रहेगा। इन्फिनिटी और 3 से 2 पे क्या वैल्यू थी टेबल में, 3 से 2 पे कितनी वैल्यू है, 5। तो 5 छोटी है जो हमारी आई है वो, तो पहले से ही हमारे पास 5 छोटी है, तो हम 5 पुट कर देंगे। अब डायगोनल वाले तो 0 ही रहेंगे। अब निकालेंगे ये वाली 3 to 4, तो 3 लिखेंगे 4 लिखेंगे, लिख लेंगे 3 to 4 ऑलरेडी क्या है, इन्फिनिटी है, तो इन्फिनिटी तो ऐसे ही लिखा। अब 1 मिडिल एलिमेंट लिया है तो 3 to 1 एंड 1 to 4, 3 to 1 एंड 1 to 4। अब 3 to 1 की कितनी वैल्यू है, इन्फिनिटी इन्फिनिटी, तो ये भी हमारी इन्फिनिटी आई। इसके और इसकी कंपैरिजन करेंगे, दोनों क्या है, इक्वल हैं, तो हम इन्फिनिटी ऐसे ही पुट कर देंगे। नेक्स्ट निकालेंगे 4 और 2 की, 4 2 की भी इन्फिनिटी आएगी, ये भी इन्फिनिटी, तो इन्फिनिटी। हमने क्या टेबल बिल्ड कर दी। अब हमें क्या करना है, स्टेप 3 में D1 की वैल्यू निकालनी थी। यहाँ पे हमने क्या वैल्यू कैलकुलेट करी है, D1 की। अब हमें किसकी वैल्यू कैलकुलेट करनी है, D2 की। तो अब हम मिडिल एलिमेंट क्या लेंगे, 2, D2 की, यानी कि 2 मिडिल एलिमेंट है। अब हम सेकंड रो को और सेकंड कॉलम को क्या कर देंगे, फिक्स। अब हमें ये वाली ये डायगोनल वाली तो वैल्यू सेम ही रहेंगी, तो हमें ये और ये वैल्यू कैलकुलेट करनी है। तो ये हमने फाइंड करके लिखी है यहाँ, लेकिन हम रेफरेंस किसका लेंगे, पीछे जो लिया है। तो D1 यानी हमें सबसे पहले किसकी वैल्यू निकालनी है, इसकी, ये वाली वैल्यू। तो हम क्या करेंगे, 1 से 3 की वैल्यू, 1 से 3 का मतलब 2 मिडिल एलिमेंट है, क्योंकि हम D2 की निकाल रहे हैं, तो 2 मिडिल एलिमेंट है, यानी कि 1 से 2, 2 से 3। तो 1 से 2, 2 से 3। तो हम चेक करेंगे D1 टेबल में, मैट्रिक्स में, ठीक है, मैंने लिखा भी है D1 मैट्रिक्स में 1 से 2, 2 से 3 क्या वैल्यू है। तो हम इसमें चेक करेंगे 1 से 2 पे क्या वैल्यू है, 9, और 2 से 3 पे क्या वैल्यू है, 2। तो कितनी वैल्यू आ गई, 11। 9 + 2 कितनी हो गई, 11। लेकिन हमारे पास ऑलरेडी 1 2 3 कितनी वैल्यू है, 1 2 3 -4 है। तो -4 छोटी है या 11 छोटी है, तो -4 छोटी है, तो यहाँ पे 4 ही रहेगा, चेंज नहीं होगा। अब हम ये वाली वैल्यू कैलकुलेट करेंगे, ये कौन सी है, 1 to 4। तो 1 to 4 2 मिडिल एलिमेंट होगा, तो 1 से 2, 2 से 4, 1 से 2, 2 से 4। D1 में चेक करेंगे 1 से 2 और 2 से 4 क्या वैल्यू है इस वाले में। तो 1 से 2 क्या वैल्यू है, 9, और 2 से 4 क्या वैल्यू है, 2, अगेन 12। 9 + 2 कितना आ गया, 11, सॉरी 11। अब हम चेक करेंगे 1 से 4 पे कितनी वैल्यू थी, 1 से 4 पे इन्फिनिटी थी, तो छोटी कौन सी आई हमारी, 11। तो हम अपडेट कर देंगे 11, आंसर यहाँ पे आ जाएगा 11। अब हमारी ये फिक्स, इसकी वैल्यू कैलकुलेट नहीं करनी, इसकी और इसकी करनी है, यानी कि 3 और 1 की, थर्ड रो और फर्स्ट कॉलम की। 3 और 1 की चेक करेंगे, तो 3 और 1 2 मिडिल एलिमेंट होगा, तो यानी कि 3 से 2 और 2 से 1, 3 से 2, 2 से 1। 3 से 2 की टेबल में चेक करेंगे, D1 में क्या वैल्यू है, 5 है, इधर 6 है, तो कितना आ जाएगा, 11। अब 11 छोटा है, जो हमारी पहली वैल्यू थी इन्फिनिटी वो छोटी है, तो 11 छोटा है, तो अपडेट कर देंगे 11। ऐसे ही हम अब किसकी निकालेंगे, 3 और 4 की, क्या आ जाएगी, 7। अब हमारे पास स्टेप 4 में हम क्या लेंगे, D3 की वैल्यू निकालेंगे, D3 की, यानी कि 3 क्या होगा, मिडिल एलिमेंट होगा, और थर्ड रो और थर्ड कॉलम को हम फिक्स कर लेंगे। तो थर्ड कॉमन है, तो 1 से 3, 3 से 2। अब किस टेबल में चेक करेंगे, जो स्टेप 3 वाली है। स्टेप 3 के लिए कौन सी में चेक करे थे, स्टेप 2 वाली। स्टेप 2 वाली में कौन सी चेक करे थे, स्टेप 1। ठीक है, तो अब हम देखेंगे 1 से 3, 3 से 2। तो देखेंगे 1 से 3 कितनी है, 1 से 3 है -4, और 3 से 2 कितनी है, 5। -4 + 5 कितनी आ गई, 1। लेकिन यहाँ पे पहले कितनी थी, 9, तो 9 छोटी है या 1, तो 1 छोटा है, तो हम अपडेट कर देंगे 1। ठीक है, अब अगेन 1 और 4 की निकालेंगे, 2 और 1 की। तो हम हमारी ये जो वैल्यूज़ है ये क्या कर लेंगे, कंप्लीट कर लेंगे। नेक्स्ट आता है स्टेप 5। स्टेप 5 में हम क्या करेंगे, स्टेप 5 में हम फोर्थ रो और फोर्थ कॉलम को फिक्स कर लेंगे, और ये वाली वैल्यूज़ हम कैलकुलेट करेंगे। तो देखो ये क्या आई, 0 1 -4। तो क्या आई, 0 1 -4, 6 0 -2, 6 0 -2, 11 5 0। तो सेम वैल्यू आई, जहाँ पे भी हमारी सेम वैल्यूज़ आ जाएंगी हम वहीं पे अपने स्टेप्स स्टॉप कर देंगे। तो ये हमारी होती है वॉर्शल एल्गोरिथम, फ्लॉयड वॉर्शल एल्गोरिथम।
नेक्स्ट टॉपिक है हमारा रिसोर्स एलोकेशन प्रॉब्लम, कि रिसोर्स एलोकेशन प्रॉब्लम क्या होती है। द रिसोर्स एलोकेशन प्रॉब्लम इज़ अबाउट डिस्ट्रीब्यूटिंग लिमिटेड रिसोर्सेज अमंग एक्टिविटीज़। हमारे पास कुछ लिमिटेड रिसोर्सेज हैं, लेकिन हमें उन रिसोर्सेज को किस डिस्ट्रीब्यूट करना है, और वो ऐसे डिस्ट्रीब्यूट करना है कि जो हमारा प्रॉफिट हो वो तो मैक्सिमम हो, लेकिन जो हमारी कॉस्ट हो वो मिनिमम हो। यानी कि दो चीज़ें हैं, हमें वो डिस्ट्रीब्यूट करने हैं, लेकिन क्या चीज़ ध्यान रखना है कि हमें जो प्रॉफिट है वो तो ज़्यादा से ज़्यादा हो, लेकिन जो कॉस्ट लगी है वो कम से कम हो। जैसे हम एग्जांपल समझते हैं, सपोज़ यू हैव 10 यूनिट्स ऑफ मनी एंड दे आर 3 प्रोजेक्ट्स। अब हम सपोज़ करके चलते हैं, हमारे पास 10 यूनिट्स हैं और हमारे पास 3 प्रोजेक्ट्स हैं, ए बी और सी। हमें हर प्रोजेक्ट को ईच प्रोडक्ट गिव्स यू सम प्रॉफिट डिपेंडिंग ऑन हाउ मच मनी यू इन्वेस्ट। हमारा हर प्रोजेक्ट जो है वो सेम प्रॉफिट दे, कुछ ना कुछ प्रॉफिट दे रहा है, यानी कि वो मनी के ऊपर डिपेंड है कि हम कितना मनी इन्वेस्ट कर रहे हैं, उसी के अकॉर्डिंग वो हमें क्या कर रहा है, प्रॉफिट दे रहा है। यू मस्ट डिसाइड, हमें डिसाइड करना है हाउ मच टू इन्वेस्ट इन ईच प्रोजेक्ट। हमें डिसाइड करना है कि हमें हर प्रोजेक्ट में कितना इन्वेस्ट करना है, और वो इन्वेस्ट कैसा होना चाहिए, उससे हमें प्रॉफिट मैक्सिमम लगना चाहिए, लेकिन जो कॉस्ट है वो कम से कम लगनी चाहिए। तो ये क्या होती है, ये होती है रिसोर्स एलोकेशन प्रॉब्लम, जिसमें हम क्या करते हैं, हम एलोकेट करते हैं रिसोर्सेज को किसके बीच में, प्रोजेक्ट्स यानी एक्टिविटीज़ के बीच में। ये होती है हमारी रिसोर्स एलोकेशन प्रॉब्लम। नेक्स्ट आती है बैक ट्रैकिंग, कि बैक ट्रैकिंग क्या होती है। तो बैक ट्रैकिंग एक प्रॉब्लम होती है जिसमें हम क्या करते हैं, हमारे जितने भी पॉसिबल सॉल्यूशंस होते हैं उनको फाइंड आउट करते हैं। तो यहाँ पे बैक ट्रैकिंग में क्या होता है, हमें सारे ही पार्ट्स को कवर करना है, और ये क्या करता है, इट यूजेस ट्रायल एंड एरर अप्रोच। ये ट्रायल और एरर अप्रोच प्रोवाइड कराता है। द मेन आइडिया इज़ टू गो डीप इनटू वन पाथ। इसका मेन आइडिया ये है कि पहले एक पाथ पे ट्रैवल करना और फिर रिटर्न करना है, बैक ट्रैक करना है अगर पाथ वो फेल हो जाता है तब। और इसका एग्जांपल क्या है, एनक्वीन प्रॉब्लम, जो कि हमारे सिलेबस में है, वो भी हमें पढ़नी है। तो हम क्या होता है बैक ट्रैकिंग, सपोज़ करो हमारे पास ये एक पाथ है और हम इस पाथ तक पूरे डिटेल में गए, देन 0 है, 0 से 3 पे गए, 3 से 3 और 1 पे गए, लेकिन हमें यहाँ पे कोई सॉल्यूशन नहीं मिला। तो हमें क्या हुआ, हम रिटर्न होके वापस से 3 पे गए, फिर 3 से वापस से हम किस पे गए, 332 पे गए। अब हमारा क्या हुआ, ये वाला भी फेल हो गया, तो हम वापस से बैक ट्रैक करके ऊपर गए। अब यहाँ से क्या होगा, यहाँ से वापस से बैक ट्रैक करके 0 पे जाएंगे, फिर इसको क्या करेंगे, डीप में जाएंगे, इसके पाथ को ट्रैवल करेंगे, फिर 2 से हम किस पे जाएंगे, 4 पे गए। अब सपोज़ करो 4th भी फेल हो गया, तो वापस से बैक ट्रैक करेंगे और 2 से देखेंगे कहाँ कहाँ पे जा सकते हैं, 3 पे, तो 3 पे गए। अब ये भी फेल हो गया, तो वापस से बैक ट्रैक करेंगे, वापस से करेंगे। अब इसको और इलाबोरेट करेंगे 1 पे, फिर 1 से देखेंगे कहाँ कहाँ जा सकते हैं, 2 पे और 3 पे जा सकते हैं। अगर ये फेल हो जाता है तो फिर वापस से। तो ये हमारी होती है बैक ट्रैकिंग, यानी कि अगर एक पाथ फेल हो जाता है तो हमें बैक ट्रैक करके वापस जाना है। ठीक है, ये हमारी बैक ट्रैकिंग। अब हमारा इसका एग्जांपल था एनक्वीन प्रॉब्लम, ये हमारे सिलेबस में है। एनक्वीन प्रॉब्लम क्या होती है, तो एनक्वीन प्रॉब्लम एक क्लासिकल प्रॉब्लम है, एक क्लासिकल एग्जांपल है किसका, बैक ट्रैकिंग का। ये क्या कहती है, हमें क्वींस को ऐसे प्लेस करना है अपने चेस बोर्ड में कि जो 2 क्वींस है वो एक दूसरे को अटैक ना कर सकें। ठीक है, इसका मतलब क्या हुआ, नो 2 क्वींस कैन बी इन द सेम रो। सपोज करो ये एक हमारा चेस बोर्ड है, तो इसमें क्या करना है, कोई भी 2 क्वींस एक ही रो में नहीं होनी चाहिए, ऐसे नहीं होनी चाहिए, ये पॉसिबिलिटी नहीं होनी चाहिए। सेकंड क्या कहती है, नो 2 क्वींस कैन बी इन द सेम कॉलम। सेम कॉलम में भी नहीं होनी चाहिए, अगर ये इस कॉलम में है तो सेकंड इस कॉलम में नहीं होनी चाहिए, क्योंकि एक दूसरे को अटैक कर सकती है, ये भी अटैक कर सकते हैं। थर्ड क्या कहते हैं, नो 2 क्वींस कैन बी इन द सेम डायगनल, और वो सेम डायगनल में भी नहीं होनी चाहिए। सपोज़ यहाँ पे है और यहाँ से ये डायगनल इसका ये है, तो यहाँ पे ये क्वीन नहीं होनी चाहिए। ये कैसे करेंगे, डायगनल में अटैक करेंगे। तो रो, कॉलम और डायगनल, इसमें कोई भी क्वीन नहीं होनी चाहिए, ये कहती है हमारी अनक्वीन प्रॉब्लम। तो अब हम देखते हैं, स्टार्ट करना है हमें फर्स्ट रो से स्टार्ट करना है। इसकी जो एल्गोरिथम कहती है वो कहती है कि सबसे पहले फर्स्ट रो से स्टार्ट करो। फॉर ईच कॉलम इन दैट रो, उस कॉलम के लिए देखो, चेक इफ प्लेसिंग ए क्वीन देयर इज सेफ। फिर चेक करना है कि अगर हम एक क्वीन को प्लेस कर रहे हैं, अगर क्या वो सेफ़ है। अगर सेफ़ है तो उस क्वीन को प्लेस कर दो, अगर सेफ़ नहीं है तो नेक्स्ट कॉलम में ट्राई करो। अगर कोई भी कॉलम सेफ़ नहीं है तो हमें क्या करना है, बैक ट्रैक करना है प्रीवियस रो में, और ये तब तक कंटिन्यू करना है तब तक वो फिल नहीं हो जाती।
अभी हम इसको और एग्जांपल समझेंगे कैसे वर्क करती है एल्गोरिथम। उससे पहले 3 के लिए देख लेते हैं। 3 × 3 के लिए सपोज़ ये हमारे पास 3 × 3 का मैट्रिक्स है। हमने यहाँ पे एक क्वीन रखी, सपोज़ हमने यहाँ पे रख दी, तो नेक्स्ट वाली इस रो में एक ही आएगी, क्योंकि हमने पढ़ा एक रो में एक ही हो सकती है। ये फिल हो गया। क्या अब हम यहाँ रख सकते हैं? नहीं रख सकते, क्योंकि ये क्या होगी, डायगोनल, तो हम यहाँ नहीं रख सकते। हम कहाँ रखेंगे? यहाँ। अगर हमने यहाँ रख दी तो हमारे पास ये ऑप्शन तो है ही नहीं, क्योंकि ये क्या है, सेम कॉलम में है। ये भी ऑप्शन कट हो गया कि यहाँ पे भी नहीं रख सकते डायगोनल में। ये भी ऑप्शन कट हो गया क्योंकि ये भी डायगोनल में है। तो अब हम क्या करेंगे, शिफ्ट करेंगे अगले पे। अगर हम यहाँ पे रखते हैं तो हमारे पास क्या ऑप्शन है, या तो हम यहाँ रख सकते हैं या यहाँ। सपोज करो हमने यहाँ रखा, तब भी हम इन तीनों में नहीं रख सकते। तो जो हमारी एन क्वीन प्रॉब्लम है वो 3 × 3 मैट्रिक्स के लिए फेल होती है, यानी कि उसमें रखना हमें पॉसिबल नहीं है। ठीक है, तो हमारा क्या क्वेश्चन आएगा एन क्वीन प्रॉब्लम के लिए? 4 × 4 के लिए। 4 × 4 के लिए रख सकते हैं हम। तो ये हमारा 4 × 4 का मैट्रिक्स है, इसके लिए हम रख सकते हैं। देखते हैं कैसे वर्किंग होती है इसकी। तो सबसे पहले हम कहाँ रख सकते हैं? फर्स्ट पे रख सकते हैं हम। सपोज़ करो हमारे पास ये वाला फर्स्ट वाला बॉक्स है, हमने यहाँ पे रखा। अगर हम यहाँ रख सकते हैं तो हम यहाँ, नेक्स्ट ऑप्शन है, क्या हम अगले वाले में यहाँ रख सकते हैं? नहीं, क्योंकि प्रॉब्लम एरर क्रिएट हो जाएगी। तो हम कहाँ रख सकते हैं? उससे नेक्स्ट वाले में रख सकते हैं। तो अगर हमने यहाँ पे रखा तो हम नेक्स्ट पे गए, तो नेक्स्ट पे हम कहाँ रख सकते हैं? यहाँ रख सकते हैं? नहीं रख सकते। ठीक है, यहाँ ऑलरेडी है, यहाँ भी नहीं रख सकते क्योंकि डायगोनल में आ जाएगी, और फर्स्ट वाली पोजीशन पे पहले से ही थी, तो यहाँ भी नहीं रख सकते। तो यहाँ पे फेल हो गया। वापस से बैक ट्रैक करेंगे और इसको शिफ्ट कर देंगे। शिफ्ट कहाँ करेंगे? एक साइड आगे। अगर हम इसको यहाँ पे शिफ्ट करते हैं तो हमने अभी देखा, देन हमें प्रॉब्लम अकर होगी कि हम ना तो यहाँ पुट कर सकते हैं क्योंकि ये इसके डायगोनल में हो जाएगा, अब यहाँ भी पुट नहीं कर सकते क्योंकि Q1 के डायगोनल में हो जाएगा। तो ये क्या हो गया, बैक ट्रैक करके फिर अगेन ऊपर गया, ये अगेन गया। अब इसके पास गया तो इसने क्या किया, इसने इसको Q2 का जब हमने यहाँ पे रखा, ना तो हम यहाँ पे रख सकते थे, अभी हमने देखा, तो ये वापस से बैक ट्रैक करके गया Q2 के पास। Q2 पहले से तब Q1 के पास गया। अब हम इसको एक शिफ्ट कर रहे हैं बैक ट्रैकिंग के अकॉर्डिंग। जब हम इसको एक शिफ्ट करेंगे तो अब ये Q1 यहाँ से यहाँ पे आ जाएगा Q1। अब क्या करेंगे, Q1 अगर यहाँ आ गया तो हम कहाँ कहाँ प्लेस कर सकते हैं? इधर प्लेस नहीं कर सकते क्योंकि डायगोनल प्रॉपर्टी है, इधर कॉलम हो जाएगी। अब कहाँ रख सकते हैं? यहाँ पे Q2। अगर हमने यहाँ पे रखा था, हमारे पास क्या चॉइस है? यहाँ हमारे पास पहले से ही है, हम यहाँ भी नहीं रख सकते, यहाँ डायगोनल की वजह से नहीं रख पाएंगे। फिर क्योंकि Q1 पहले से ही इसी कॉलम में है तो इसमें भी नहीं, तो हमारे पास क्या ऑप्शन है? हम इसमें रख सकते हैं। ठीक है, अब हम वापस से जाएंगे तो Q4 को कहाँ पे रख सकते हैं? यहाँ पे। तो ये क्या, इस प्रॉपर्टी के अकॉर्डिंग हम अपनी एन क्वीन को सॉल्व कर सकते हैं। जैसे इससे देखते हैं, अगर हम यहाँ रखते हैं अपनी क्वीन को तो हमारे पास क्या ऑप्शन है? हम यहाँ तो रख नहीं सकते क्योंकि अभी हमने पढ़ा कॉलम में नहीं रख सकते, सेम डायगोनल में भी नहीं रख सकते, यहाँ रख सकते हैं। सपोज अगर हमने यहाँ रखा तो हमारे पास क्या ऑप्शन है? हम यहाँ नहीं रख सकते क्योंकि सेम डायगोनल है, यहाँ भी नहीं रख सकते, सेम कॉलम है, और यहाँ भी नहीं रख सकते क्योंकि डायगोनल है, और यहाँ सेम कॉलम हो गई। तो ये इस वाली रो पे ये फेल हो गया, हम इसमें नहीं रख सकते। तो हमें क्या करना पड़ेगा? एक शिफ्ट करना पड़ेगा। अगर सपोज करो हम इसको एक शिफ्ट करते हैं, हम इसको यहाँ से, ये इस पे फेल हो गया, अब हमें बैक ट्रैक करके वापस से एक शिफ्ट करना पड़ा, यहाँ रखी। तो हमारे पास क्या ऑप्शन है? यहाँ भी नहीं रख सकते नेक्स्ट कॉलम में क्योंकि डायगोनल है, यहाँ भी नहीं रख सकते क्योंकि ये क्या हो गया, सेम कॉलम है, यहाँ भी डायगोनल है, तो हम यहाँ रख सकते हैं। अगर हमने यहाँ रखी तो हमारे पास ऑप्शन है, क्या हम यहाँ रख सकते हैं? नहीं रख सकते क्योंकि डायगोनल हो जाएगा इसका, यहाँ भी नहीं रख सकते क्योंकि सेम कॉलम है। लेकिन यहाँ पुट कर सकते हैं क्योंकि ना तो ये किसी का सेम कॉलम है, सेम रो है, और ना ही कोई डायगोनल है। ठीक है, अगर हमने यहाँ पे रख लिया तो हम यहाँ नहीं रख सकते क्योंकि सेम कॉलम हो जाएगा प्लस साथ में डायगोनल भी। लेकिन हम यहाँ इजीली पुट कर सकते हैं क्योंकि ना तो ये किसी का डायगोनल है और ना ही रो कॉलम का है। तो ये क्या हो गया, हम 4 × 4 को इस तरह से पुट कर सकते हैं। ये होता है हमारा 4 × 4 के लिए एन क्वीन प्रॉब्लम। तो ये हमने बैक ट्रैकिंग से भी समझ ली कैसे करनी है। नेक्स्ट आती है सम ऑफ सबसेट, कि सम ऑफ सबसेट क्या होता है। द सम ऑफ सबसेट प्रॉब्लम इज, ये भी एक बैक ट्रैकिंग प्रॉब्लम होती है, वेयर वी नीड टू फाइंड ऑल सबसेट्स ऑफ गिवन नंबर्स हुज सम इक्वल से टारगेट वैल्यू। ये भी एक ऐसी प्रॉब्लम है जिसमें हमें क्या करना होता है, हमें एक सम दिया हुआ होगा और हमें उस सम को इक्वल जो हमारी टारगेट वैल्यू है उसमें पुट करना है, किसका यूज़ करके? बैक ट्रैकिंग का यूज़ करके।
एट ईच स्टेप वी मेक 2 चॉइसेस फॉर एन एलिमेंट। हमें हर स्टेप पे 2 चॉइसेस क्रिएट करनी है, या तो हमें उसको इंक्लूड करना है या एक्सक्लूड करना है सम ऑफ सबसेट प्रॉब्लम के अंदर। जैसे इसका क्या मतलब है, सम ऑफ सबसेट, इसी से समझ पा रहे हैं, हमें सम करना है। सपोज़ हमारे पास ये वैल्यूज़ दे रखे हैं और हमें सम 50 लाना है, हमें वो वैल्यू सेलेक्ट करनी है जिनका सम 50 आए। तो अगर हम नॉर्मल देखें कैलकुलेट करके तो 10 + 40 से 50 आ सकता है। अगर हम इसको और इसको सेलेक्ट करें तो 50 आ सकता है, प्लस अगर हम 30 और 20 को प्लस करें तब भी 50 आ सकता है। लेकिन हमें ये किससे सॉल्व करना है, बैक ट्रैकिंग से। तो हम सबसे पहले जब हम एक्सक्लूड करेंगे, जब हम इंक्लूड करेंगे तो हम क्या लिखेंगे 1, जब हम एक्सक्लूड करेंगे तो हम क्या लिखेंगे 0। ठीक है, तो अब देखते हैं यहाँ पे। अब हमें क्या करना है, 0 से स्टार्ट कर रहे हैं। तो 0 से सपोज करो हमें x1 x2 x3 x4 हमने नाम दिया। अगर हमें x1 सेलेक्ट करना है तो हम सीरियल वाइज सेलेक्ट करते हुए चलेंगे। तो हमने x1 सेलेक्ट करा, यानी कि 1 मतलब सेलेक्ट करना। हमने सेलेक्ट करा तो कितना आ गया 10। फिर हमने x2 सेलेक्ट करा तो वो कितना आ गया 30। 10 x2 सेलेक्ट करेंगे तो 20 + 10 कितना हो जाएगा 30, तो हमने 30 लिख दिया। अब हमें x3 सेलेक्ट करना है, तो x3 सेलेक्ट करेंगे तो 30 पहले से ही है, और जब हम x3 सेलेक्ट कर रहे हैं तो कितना हो गया 60। तो ये हो गया 60। x3 हमने सेलेक्ट कर लिया, जिसको हम सेलेक्ट कर रहे हैं उसको 1 लिख रहे हैं और उसमें ऐड करते जा रहे हैं। जब हमने 10 सेलेक्ट करा तो 10, जब हमने 20 सेलेक्ट करा तो 20 + 10 कितना हो गया 30। 30 + 30 कितना हो गया 60। लेकिन हमें कितना लाना है 50। तो 50 तो ऑलरेडी 60 तो ऑलरेडी 50 से ज़्यादा हो गया। तो ये प्रॉब्लम क्या हो गई, यहाँ पे वॉयलेट हो गई। अब ये क्या करेगा, बैक ट्रैक करेगा और किसके पास जाएगा 30 के पास। यहाँ से इसने बैक ट्रैक करा और किसके पास गया 30 के पास। अब हमने x1 को इंक्लूड कर रखा है और x2 को भी इंक्लूड कर रखा है। अब हमने x3 को भी यहाँ पे इंक्लूड करा था, जिसकी वजह से प्रॉपर्टी वॉयलेट हुई। अब हम x3 को क्या करेंगे, एक्सक्लूड करेंगे, क्योंकि इसकी वजह से हमारी प्रॉपर्टी वॉयलेट हुई थी। हम इस पे 30 पे बैक ट्रैक करके गए हैं, तो अभी हमने क्या करा, x3 को क्या कर दिया, एक्सक्लूड कर दिया। तो x3 की वैल्यू 0 आ गई, तो कितना आ गया 30। अब हमें क्या करना है, 30 के बाद हमें x4 को इंक्लूड करना है। 30 हमारा यही था ना, 10 + 20 को इंक्लूड करके आया था 30। अब हम एक्सक्लूड कर रहे हैं इस वाले 30 को। अब हम किस पे जा रहे हैं, 40 पे। अगर हम 30 हमने एक्सक्लूड कर दिया, अब हम जा रहे हैं 40 पे। 40 पे ऐड करने से कितना आया, 30 में 40 ऐड करें तो कितना आया 70। तो 70 भी 60 से 50 से ज़्यादा है, तो ये भी वॉयलेट हो गया। अब ये बैक ट्रैक करके गया वापस से 30 के पास। तो 30 के पास गया वापस से। तो अब हमारे पास क्या हो गया, x1 x2 और x3 हमने एक्सक्लूड किया हुआ था। हमने x4 इंक्लूड करा, जिसकी वजह से हमारी प्रॉपर्टी क्या हो गई थी, वॉयलेट। जब भी हमारी जिसकी वजह से प्रॉपर्टी वॉयलेट होगी इंक्लूड करने की वजह से, हम उसका एक्सक्लूड करेंगे, यानी कि उसको हटाएंगे। जैसे हमारी 60 की वजह से प्रॉपर्टी वॉयलेट हुई थी, x3 की 1। तो हमने क्या किया था, x3 को 0 पुट किया था, यानी कि 60 में जो भी हमने 30 ऐड करे थे उसको क्या किया था, एक्सक्लूड। ऐसे ही हमारी 70 की वजह से वो क्या हो गई, x4 की वजह से वॉयलेट हो गई। तो हम क्या करेंगे, x4 को एक्सक्लूड करेंगे, तो वापस से क्या आ जाएगा 30। तो अभी भी हमारा 50 नहीं आ रहा। वापस से हम 30 के पास जाएंगे, इस वाले 30 के पास गए थे, और अब जाएंगे 10 के पास। तो जब हम 10 के पास गए तो 10 क्या करेगा, x1 को इंक्लूड किया था, x2 को इंक्लूड करने की वजह से हमारी प्रॉपर्टी वॉयलेट हुई, क्योंकि ये पूरा ट्री क्या हो गया, वॉयलेट हो गया। तो अब हम क्या करेंगे, x2 को एक्सक्लूड करेंगे, और x2 को एक्सक्लूड करने के बाद हमारे पास 10 एज इट इज़ आ जाएगा। तो x1 और x2 आ गया। अब हमारे पास x3 हमें क्या करना है, इंक्लूड। तो x3 इंक्लूड करा, x3 कितना था हमारे पास 30। तो 30 + 10 कितना हो गया 40। 40 प्लस नेक्स्ट वाला कितना है, 40 प्लस नेक्स्ट वाला है 40। 40 + 40 यानी कि x4 को, तो कितना हो गया 80। ये भी ज़्यादा है तो ये भी नहीं। अब वापस से किसके पास जाएगा, 40 के पास। 40 के पास जाने के बाद यहाँ से किसके पास जाएगा, 10 के पास। तो 10 के पास गया, यहाँ पे 10 के पास 10 क्या करेगा, x3 को इंक्लूड कर रहा था यहाँ पे, तो ये क्या करेगा, x3 को यहाँ पे एक्सक्लूड करेगा, जिसकी वजह से 10 एज इट इज़ आ जाएगा। अब 10 क्या था, x1 आ गया, x2 आ गया, x3 आ गया। तो अब हमें क्या लेना है, इस वाले ट्री को देखेंगे, x1 ऑलरेडी है, x2 है, x3 है। तो अब x4 को या तो इंक्लूड कर सकते हैं, एक्सक्लूड कर सकते हैं। तो यहाँ पे हमने क्या किया, इंक्लूड किया। तो 10 था, जब हम x4 को इंक्लूड करेंगे तो 40 है, 40 + 10 कितना हो जाएगा 50। तो ये बात क्या हो गया, ट्रू।
ये राइट कर देंगे। अब वापस जाएंगे, x4 को 1 किया था, x4 को क्या कर देंगे 0, तो वापस से 10 एज इट इज़ आ जाएगा। तो ये भी क्या हो गई, प्रॉपर्टी वॉयलेट। अब वापस से बैक ट्रैक करके किसके पास जाएंगे, 0 के पास। तो 0 ने क्या करेगा, x1 को इंक्लूड किया था ना यहाँ पे, इसके RHS में क्या करेंगे, इधर की साइड क्या करेंगे, उसको एक्सक्लूड करेंगे। जब हमने x1 को एक्सक्लूड करा तो 0 एज इट इज़ आएगा। अब ये किसके पास जाएगा, x2 के पास। x2 की क्या वैल्यू है हमारी 20, 20 और 0 कितना हो जाएगा, 20 हो जाएगा। और x2 को क्या कर दिया हमने 1। अब x3 को इंक्लूड करेंगे तो x3 कितना है 30, 30 + 20 कितना हो जाएगा 50, ये भी इंक्लूड हो गया। तो हमारे पास दो आए। फर्स्ट ये वाले, इस वाले फर्स्ट के लिए क्या क्या वैल्यू आई, 1001, 1001, ये होती है हमारी सम ऑफ सबसेट। दूसरे वाला पाथ क्या आया, 1011, यानी कि 0011। ठीक है, तो ये हमारा क्या होता है, ये हमारा क्या है 011, लेकिन हमें 4 बिट में लिखना है तो हम स्टार्टिंग में 0 लगा देंगे और 011। ये हमारे दो पाथ आए। ठीक है, यानी कि हम कैसे सोल्व कर सकते हैं, देखो जब हम इन दोनों को चूज़ कर रहे हैं, फर्स्ट को और फोर्थ को चूज़ कर रहे हैं ना, x1 को और x4 को, तो हमें वैसे ही लिखना है 1, x1 को चूज़ करो और x4 को चूज़ करो, और ये आंसर क्या आने चाहिए 0। ठीक है, फिर हम क्या चूज़ कर रहे हैं, इसको चूज़ नहीं कर रहे हैं, इन दोनों को चूज़ कर रहे हैं, यानी कि 011, तो ये आना चाहिए 011 और उससे पहले 3। ठीक है, इससे पहले 0 यानी कि 4 बिट का। तो हम आंसर मैच भी कर सकते हैं। नेक्स्ट टॉपिक आता है हमारा हैमिल्टोनियन साइकिल, कि हैमिल्टोनियन साइकिल क्या होती है। ए हैमिल्टोनियन साइकिल इज़ ए क्लोज्ड पाथ इन ए ग्राफ that visits every vertex exactly once and returns to the starting vertex। हैमिल्टोनियन साइकिल वो साइकिल होती है जो एक क्लोज पाथ से स्टार्ट होती है और वापस उसी पाथ पे आ जाए, उसे क्या बोलते हैं, हैमिल्टोनियन साइकिल। 1 से स्टार्ट होके 1 पे ही वापस आने का अगर कोई पाथ है तो वो क्या होती है, हैमिल्टोनियन साइकिल। If graph contains a Hamiltonian cycle, it is called Hamiltonian graph, otherwise it is not। अगर कोई ग्राफ हैमिल्टोनियन साइकिल है किसी ग्राफ के अंदर तो वो हैमिल्टोनियन ग्राफ होगा, अदरवाइज वो ग्राफ नहीं होगा। तो देखो ये हैमिल्टोनियन है ना, 1 से 2 पे, 2 से 4 पे भी, फिर 4 से 3 पे, 3 से 1 पे। ठीक है, हम ऐसे जा सकते हैं। नेक्स्ट आता है सेकंड, क्या ये हैमिल्टोनियन है, 1 से 3 पे जा सकते हैं, 3 से 5 पे, सभी वर्टेक्स पे जाना चाहिए, 1 से 3 पे, 3 से 5 पे, 5 से 4 पे, 5 से 4 पे। ठीक है, लेकिन 4 से फिर अगेन 3 पे आ रहे हैं, और 3 से 2 पे, तो यहाँ पे क्या है, ये हैमिल्टोनियन नहीं है, क्योंकि हम 1 से 2 पे जा रहे हैं, 2 से 3 पे, 4 से 5 पे, लेकिन 5 से हम डायरेक्ट 1 पे नहीं जा सकते, 3 को लेके जा रहे हैं, तो ये हैमिल्टोनियन नहीं है। एग्जैक्टली एक बार आना चाहिए, एक बार। जैसे हम यहाँ से देखते हैं, 1 से 5 पे, 5 से 4 पे, 4 से 2 पे, तो हमें इसका क्या बनाना है, देखना हैमिल्टोनियन है या नहीं है। तो देखो 1 से 2 पे जा सकते हैं, 2 से 3 पे जा सकते हैं, 3 से 4 पे जा सकते हैं, 4 से 5 पर 1 पे, तो ये हैमिल्टोनियन है। तो अब हमें इसका ग्राफ बनाना है, कैसे बनाएंगे, हमें इसका ट्री बना के शो करना है। तो देखो 1 से हम कहाँ कहाँ पे जा सकते हैं, 1 से हम किस पे जा सकते हैं, 1 से 2 पे भी और 5 पे भी। तो दो एज बना दी 2 और 5, क्योंकि 1 से क्या क्या कनेक्टेड है, 2 और 5 कनेक्टेड है, तो 2 और 5। अब 2 से क्या क्या कनेक्टेड है, 2 से 3 कनेक्ट, 2 से क्या कनेक्टेड, 3 कनेक्टेड और 4 कनेक्टेड, 2 से 3 भी कनेक्टेड और 4 भी, तो 2 से 3 और 4। फिर 3 से चेक करेंगे, 3 से क्या कनेक्टेड है, 3 से 4 कनेक्टेड है, 3 से 4, 4 से क्या कनेक्टेड है, 5 कनेक्टेड है, 5 से क्या कनेक्टेड है, 1। तो वापस 1 से स्टार्ट करा और वापस 1 तक आ गए, 1 से स्टार्ट किया और इस साइकिल से 1 पे आ गए। तो एक तो ये पाथ है, दूसरा चूज़ करते हैं, 2 से 4 पे जा सकते हैं। अब 4 देखेंगे, 4 से कहाँ कहाँ जा सकते हैं, 4 से हम 3 पे भी जा सकते हैं और 4 से हम 5 पे भी, 4 से 3 पे और 5 पे। अब 3 से चेक करेंगे, 3 से कहाँ कहाँ पे जा सकते हैं, तो 3 से हम सिर्फ 2 पे जा सकते हैं और 4 पे। तो 3 से हमने ऑलरेडी चेक कर लिया, 4 भी हमारे पास पहले से ही है, 2 भी, आगे कहीं नहीं जा सकते, तो यहीं पे। तो अब नेक्स्ट क्या होगा, 1 से 5 पे हमने देखा था जा पा रहे थे, 5 से देखेंगे क्या क्या कनेक्टेड है, 5 से 1 और 4 कनेक्टेड है, तो 4 लिखा। 4 से क्या क्या कनेक्टेड है, 4 देखेंगे, 4 से कनेक्टेड है 2 और 3, तो 2 और 3 कनेक्टेड है। अब देखेंगे 2 से क्या क्या कनेक्टेड है, 2 से 3 कनेक्ट,
2 से 3 कनेक्टेड है। अब 3 से चेक करेंगे, 3 से 4 कनेक्टेड है तो वापस उस पे जा रहे हैं तो ये नहीं होगा। 4 से चेक करेंगे, 4 से क्या कनेक्टेड है, 3 और 2 कनेक्टेड है। 2 से क्या 1 कनेक्टेड है, 1 भी कनेक्टेड है। तो 1 5 4 3 2 1 हैमिल्टोनियन साइकिल 2 पाथ से बनी, एक ये वाला पाथ और एक ये वाला पाथ। नेक्स्ट आता है ग्राफ कलरिंग कि ग्राफ को कलर कैसे करते हैं। ये ग्राफ कलरिंग एक ऐसा मेथड होता है जिसमें हमें जो ग्राफ की वर्टिसेस हैं उनको इस तरह से कलर करना है कि जो दो वर्टिसेस हैं यानी कि जो दो एडजेसेंट वर्टिसेस हैं उनका सेम कलर ना हो। और हमारा गोल ये है कि हम कम से कम कलर का यूज़ करें और हमारा ये रूल भी वॉयलेट ना हो। क्या रूल? कि जो एडजेसेंट वर्टिसेस हैं उनके कलर जो हैं वो सेम ना हो। इन दिस प्रॉब्लम वी हैव गिवन ए क्रोमेटिक नंबर। इसमें हमें एक क्रोमेटिक नंबर दिया होगा। अभी बताते हैं क्रोमेटिक नंबर क्या होता है। इन विच इज़ द लीस्ट नंबर ऑफ कलर नीडेड टू कलर ए ग्राफ। ग्राफ को करने के लिए जो हमें कलर हैं वो कम से कम यूज़ हो। क्रोमेटिक नंबर मीन्स होता है नंबर ऑफ कलर्स हमें कितने यूज़ करने हैं ग्राफ को कलर करने के लिए। देखते हैं ये और ये इसके एडजेसेंट है, तीनों आपस में एडजेसेंट है तो तीनों के लिए अलग अलग कलर यूज़ होगा। इसके लिए ब्लैक, रेड और ब्लू। तो इसका क्रोमेटिक नंबर कितना हो गया, 1 2 और 3। तीनों अलग कलर हैं तो 3। नेक्स्ट आता है ये, इसका कलर देखो ब्लू कलर है तो इसका हम ब्लू नहीं ले सकते। इससे जो कनेक्टेड है उसका भी ब्लू नहीं ले सकते तो, लेकिन ब्लू इसका ले सकते हैं क्योंकि इससे कनेक्टेड नहीं है। ऐसे ही ये रेड है तो रेड इसका ले सकते हैं। तो क्रोमेटिक नंबर कितना हो गया, 2। एग्जाम्पल को देखते हैं। देखो यहाँ से स्टार्ट करते हैं। अगर इसका रेड कलर है तो हम इसका रेड नहीं कर सकते, इसका भी रेड नहीं कर सकते, तो हमने अलग चूज़ करा ब्लू कलर। अब अगर इन दोनों का ब्लू हो गया तो इसका ब्लू नहीं कर सकते और इसका भी ब्लू नहीं कर सकते, तो क्या कर सकते हैं, रेड। तो रेड, क्योंकि हमें मिनिमम कलर यूज़ करने हैं। अब अगर इन दोनों का रेड हो गया तो इससे क्या कनेक्टेड है ये, तो इसका रेड नहीं कर सकते तो इसका दूसरा क्या होगा, ब्लू। तो इसका क्रोमेटिक नंबर कितने हो गए, 2, क्योंकि हमने सिर्फ रेड और ब्लू कलर का ही यूज़ किया है। तो क्रोमेटिक नंबर कितने हो गए, 2। ये होता है हमारा ग्राफ कलरिंग कि हमें ग्राफ को ऐसे कलर करना है कि जो हमारे ग्राफ में कलर हैं वो एक तो कम से कम हो और क्या हो, दो एडजेसेंट जो वर्टिसेस हैं ग्राफ में उसके सेम कलर ना हो। तो वो क्या होता है, ग्राफ कलरिंग। अब नेक्स्ट आता है ब्रांच एंड बाउंड मेथड कि ब्रांच और बाउंड मेथड होता क्या है। तो देखते हैं, ये एक सिस्टेमेटिक टेक्निक है जिसका हम यूज़ करते हैं टू सॉल्व ऑप्टिमाइजेशन प्रॉब्लम्स को सॉल्व करने के लिए। इट वर्क्स बाय डिवाइडिंग द लार्ज प्रॉब्लम्स इनटू स्मॉलर सब प्रॉब्लम्स। ये क्या करता है, ब्रांच एंड बाउंड उसी की तरह है। इसमें भी क्या होता है, हम लार्ज प्रॉब्लम को स्मॉलर सब प्रॉब्लम्स में क्या करते हैं, डिवाइड करते हैं, जिसको हम क्या कहते हैं, ब्रांच यानी कि ब्रांचिंग। और फिर उन पार्ट्स को एलिमिनेट करते हैं जो हमें बेटर सॉल्यूशन ना दे पाए, उसे क्या बोलते हैं, बाउंडिंग। ब्रांचिंग मतलब डिवाइड करना सब प्रॉब्लम्स को, और बाउंडिंग मतलब उन पार्ट्स को एलिमिनेट करना जिनसे हमें बेटर सॉल्यूशन ना मिल सके। इट इज़ यूज्ड इन ट्रेवलिंग सेल्समैन प्रॉब्लम। इसका हम ट्रेवलिंग सेल्समैन प्रॉब्लम में यूज़ करते हैं। तो ये क्या होता है, ब्रांच एंड बाउंड। जिसमें दो होते हैं, एक क्यू यानी कि फीफो में सॉल्व करते हैं और लीफो, जैसे ये है तो इसमें हम क्या करेंगे, पहले 2 3 4, और इसमें क्या करेंगे, जो हमारा 20 है उसे देखेंगे 20 क्या है, लीस्ट पे है, 20 से 0 पे लीस्ट पे, यानी कि इसकी क्या होगा, इसकी लीस्ट कॉस्ट ब्रांच एंड बाउंड होगा। तो अभी हम ट्रेवलिंग सेल्समैन प्रॉब्लम को सॉल्व करेंगे ब्रांच एंड बाउंड से भी और अनदर मैथड डायनेमिक से भी। तो हम उसे सॉल्व करते हैं। पहले हम ट्रेवलिंग सेल्समैन को किससे सॉल्व करते हैं, अपने डायनामिक से, यूजिंग डायनामिक। तो जो अप्रोक्स ज़्यादातर क्वेश्चन आते हैं वो डायनामिक से ही आते हैं। तो पहले हम डायनामिक से करते हैं और नेक्स्ट हमें किससे करना है, हमें ब्रांच एंड बाउंड से भी करना है, क्योंकि इससे भी क्वेश्चन आ जाता है, लेकिन ज़्यादा चांसेस किससे हैं, डायनामिक से। तो देखो इसे कैसे करते हैं हम, ए से बी भी जा सकते हैं दोनों तरफ एरो, और बी से ए भी, ऐसे ही बी से सी भी, बी से डी, सी से डी भी। तो हम ये क्या करेंगे, ये हमें टेबल दी हुई है और ये हमें ग्राफ दिया हुआ है, ठीक है, और ये टेबल दी हुई है। ए से ए पे 0 की कॉस्ट है, ए से बी पे 16 है, ए से सी पे 11, ए से डी पे 6, ये हमें कॉस्ट दी हुई है। तो अब हम क्या करेंगे, ये हमें ये टेबल दी हुई है और ये ग्राफ दिया हुआ है। तो हम पहले ए से हम देखते हैं कहाँ पे जा सकते हैं, ए से डी पे, ए से बी पे और ए से सी पे। तो लगाएंगे ए से बी, ए से सी और ए से डी। सिर्फ पहले हम क्या बना रहे हैं, ग्राफ बना रहे हैं। अभी हमने ये वैल्यूज़ नहीं लिखी, सिर्फ हम क्या बना रहे हैं, ग्राफ। ए से बी पे कहाँ पे,
ए से बी पे जा सकते हैं, सी पे, डी पे। अब हम बी से चेक करेंगे, बी से कहाँ पे जा सकते हैं, बी से सी पे भी जा सकते हैं, डी पे भी जा सकते हैं। तो बी से सी पे भी और बी से डी पे भी। अब सी से चेक करेंगे, सी से कहाँ जा सकते हैं, सी से बी पे, तो बी ऑलरेडी लिखा हुआ है। सी से ए पे, ए भी ऑलरेडी लिखा हुआ है। और सी से कहाँ जा सकते हैं, डी, तो डी लिख देंगे, ये आ गए। फिर डी से हमें वापस से किस पे आना है, ए, क्योंकि ट्रेवलिंग सेल्समैन प्रॉब्लम ये कहती है कि हमें क्या करना है, हमें सारे पाथ को कवर करना और हमें बेस्ट रूट ट्राई करना है। ट्रेवलिंग सेल्समैन ये कहते हैं, यानी कि एक सेल्समैन है, उससे को क्या करना है, ट्रेवल करना है और ट्रेवल करके वापस से उसी रूट पे वापस आना है। ये सारे रूट कवर करने हैं उसको। सपोज़ यहाँ पे क्या है, एक सेल्समैन है, उसको ट्रेवल करना है, उसको बी से भी ट्रेवल करना है, सी से भी, डी से भी, उसको सारे वर्टिसेस को कवर भी करना है और उसको वापस से वहीं पे आना है और कम से कम कॉस्ट लगा के आना है। ये है हमारी ट्रेवलिंग सेल्समैन प्रॉब्लम। तो ट्रेवलिंग सेल्समैन प्रॉब्लम के अकॉर्डिंग क्या है, ए से ही शुरू करना और सारे पाथ आने चाहिए और लास्ट में ए पे ही हम आने चाहिए। ठीक है, अब हम क्या करेंगे, बी से चेक करेंगे, बी से कहाँ पे जा सकते हैं, डी पे, सी पे, और सी से कहाँ पे, ए पे। तो हम क्या बना लेंगे, ये ग्राफ बना लेंगे। तो हम इसको देखते हैं कैसे बनाना है हमें। हमने क्या किया, ए, सबसे पहले ए, कोई भी एक स्टार्टिंग वर्टेक्स है। अब हम चेक करेंगे ए से कहाँ पे जा सकते हैं, बी पे भी, सी पे भी और डी पे भी। तो वर्टिसेस बनाएंगे बी, सी और डी। अब बी से चेक करेंगे, बी से कहाँ पे जा सकते हैं, बी से सी पे भी, डी और बी से डी पे भी। बी से हम कहाँ पे जा सकते हैं, सी पे भी जा सकते हैं और बी से कहाँ जा सकते हैं, डी पे भी जा सकते हैं। ठीक है, अब सी से चेक करेंगे, सी से कहाँ पे जा सकते हैं, सी से हम डी पे जा सकते हैं, तो सी से डी पे। अब डी से चेक करेंगे, डी से कहाँ पे जा सकते हैं, ए भी आ गया, बी भी आ गया, डी भी आएगा, तो डी से क्या चेक करेंगे, डी से हम सी पे जा सकते हैं, तो सी लिख लेंगे। ऐसे ही सी के लिए चेक करेंगे, सी से हम कहाँ पे जा सकते हैं, सी से हम बी पे भी जा सकते हैं और सी से हम डी पे भी जा सकते हैं। ऐसे ही बी से चेक करेंगे, सी से बी से हम डी पे और डी से हम सी बी पे। ठीक है, अब ऐसे ही डी से चेक करेंगे, तो डी से कहाँ पे जा सकते हैं, हमने ए से डी पे गए थे, अब डी से हम बी पे भी जा सकते हैं और सी पे भी जा सकते हैं, तो दोनों बनाएंगे, बी पे भी जा सकते हैं और डी से हम सी पे भी जा सकते हैं। अब बी से चेक करेंगे, बी से कहाँ पे जा सकते हैं, सी पे, तो सी लिखेंगे और इससे कहाँ पे जा सकते हैं, बी। अब हम वापस से, अभी हमने क्या पढ़ा, ट्रेवलिंग सेल्समैन क्या कहती है, हमें सभी डिस्टेंस को, सभी जो हमारी वर्टिसेस हैं उनको ट्रैवल करना है और वापस से उसी पे आना है, वापस से ए पे आना है। ये कहती है हमारी ट्रेवलिंग सेल्समैन प्रॉब्लम। ठीक है, तो हमने ये लिख लिया ए। अब हम अपने टेबल का यूज़ करेंगे। अभी हमने ग्राफ का यूज़ करके ये बनाया, अब हम टेबल का यूज़ करके इसकी कॉस्ट कैलकुलेट करेंगे। तो नीचे से स्टार्ट करते हैं, डी से ई, डी से ए पे कितनी कॉस्ट है, नीचे से स्टार्ट करते हैं। डी से ए पे कितनी कॉस्ट है, 5, तो 5 लिख देंगे। सी से ए पे कितनी कॉस्ट है, सी से ए पे कितनी कॉस्ट है, 4, तो क्या लिख देंगे, 4। अब चेक करेंगे डी से ए पे कितनी कॉस्ट है, अगेन 5। बी से ए पे कितनी कॉस्ट है, बी से ए पे 8। सी से ए पे कितनी है, 4, और फिर बी से ए पे कितनी है, 8। ये हमने फिल कर लिया। अब ऊपर की तरफ चलेंगे तो हम चेक करेंगे सी से डी की कॉस्ट। सी से डी की कॉस्ट कितनी है, 9 तो कॉस्ट है, लेकिन ए की भी कैलकुलेट होगी साथ के साथ। तो 9 और ये 5 था, तो इसमें 5 ऐड करेंगे, 9 और 5 कितना हो जाएगा, 14 आ गया। अब चेक करेंगे डी टू सी, डी से सी की कॉस्ट कितनी है, डी से सी की कितनी है, 2 तो है, लेकिन 4 ये वाली भी है, तो ये भी ऐड हो जाएगी, तो कितना आ जाएगा, 2 + 4 कितना हो गया, 6। बी टू डी, बी से डी की चेक करेंगे, बी से डी की कितनी है, 16, तो 16 लिखेंगे, प्लस साथ में क्या है, 5, नीचे भी ऐड करते जानिए, 16 और 5 कितना हो जाएगा, 21। अगेन डी टू बी चेक करेंगे, डी टू बी कितनी है, 12, तो 12 लिखेंगे, प्लस 8 ये है, तो कितना हो जाएगा, 20। फिर अगेन बी टू सी चेक करेंगे, बी से सी पे कितनी है, 13, प्लस 4 ऑलरेडी है, 13 और 4 17। सी टू बी चेक करेंगे, सी टू बी कितनी है, 7, प्लस 8 कितनी हो जाएगी, 15। नेक्स्ट ऊपर की तरफ चलेंगे, अब क्या चेक करेंगे, बी से सी की, बी से सी तक की कितनी है, बी से सी तक की कितनी है, 13,
प्लस ये कितनी आई थी हमारी 14, ये ऐड कर देंगे 13 और 14, कितना हो जाएगा 27। अगेन चेक करेंगे बी से डी तक की, बी से डी तक की कितनी है 16, तो 16 लिखेंगे प्लस ये कितनी है, सॉरी यहाँ से बी से डी तक की कितनी है 16 प्लस ये कितनी है 6। अगेन यहाँ पे क्या चेक करेंगे सी की, सी से बी तक की कितनी है, सी से बी तक की कितनी है 7 प्लस ये कितनी है हमारी 21, इसको 21 ऐड कर देंगे। अब यहाँ चेक करेंगे डी, सी से डी तक की कितनी आएगी हमारी, सी से डी तक की हमारी कितनी है 9 और 20 पहले से ही है। डी से बी तक की हमारी कितनी है, चेक करेंगे डी से बी तक की 7, तो हम 7 लिखेंगे डी से बी तक की 7, सॉरी डी से बी तक की 12 है, 12 प्लस 17, ठीक है। अब यहाँ पे चेक करेंगे डी से सी तक की, डी से सी तक की कितनी है 2 प्लस 15 ऑलरेडी है तो 15। अब इनको ऐड कर देंगे, ये कितना आया 27, 16 और 6 कितना आया 22, 9 प्लस 20 कितना आया 29, 7 प्लस 21 28, 12 प्लस 17 29 एंड 2 प्लस 15 17, ये हमारी आ गई। अब अगेन ऊपर की तरफ चलेंगे, लेकिन अभी हम देखेंगे हमारे पास बी के लिए दो चॉइसेस हो गई, 27 भी है और 22 भी है, लेकिन कम कितने वाली है 22, तो हम ये लेंगे। ऐसे ही इसकी भी दो चॉइसेस हो गई कि कम कितनी है 28 वाली, इसकी भी डी के लिए भी दो चॉइस होगी 29 और 17, तो कम कौन सी है 17 वाली, तो ये लेंगे। अब ए टू बी, ए टू सी और ए टू डी निकाल कैलकुलेट करेंगे, तो ए से बी तक की कॉस्ट कितनी है, ए से बी तक की कॉस्ट हमारी 16 है, तो 16 प्लस कितना, हमें क्या करना है ए से बी तक की कॉस्ट, ए से बी तक की कॉस्ट कितनी है 16 प्लस शॉर्टेस्ट डिस्टेंस क्या आई थी इसकी हमारी 22, तो 22। अब ए से सी तक की चेक करेंगे, ए टू सी 11 और शॉर्टेस्ट कितनी थी 28, 28 ऐड कर देंगे। ए टू डी, ए टू डी कितनी है 6 प्लस शॉर्टेस्ट दोनों में कौन सी थी डी की, दो चॉइस थी 29 और 17 में 17, ठीक है। तो 16 प्लस 22 कितना हो जाएगा 38, 11 प्लस 28 कितना हो जाएगा 39 एंड 6 प्लस 17 कितना हो जाएगा 23। अब इन तीनों में देखेंगे कौन सी छोटी है, 38, 39 या 23, तो कितना आएगा 23। तो कितना कॉस्ट आई हमारी 23, और 23 के लिए हमने कौन सी सेलेक्ट करी थी, ये वाली वैल्यू 23 के लिए ए से डी वाली, इन दोनों में कौन सी सेलेक्ट करी थी 17 वाली, डी से सी वाली, और फिर तो हमारा पाथ क्या आया, पाथ हमारा बनेगा ए से डी, डी से हमने ये वाली चूज़ करी थी क्योंकि 17 चूज़ किया, तो सी, सी से कौन सी बी और बी से ए। तो हमारा बेस्ट पाथ कौन सा होगा, जिसमें सेल्समैन जो है उसको चूज़ करना चाहिए जो, वो ये वाला पाथ होगा। तो ये क्या होती है हमारी ट्रेवलिंग सेल्समैन प्रॉब्लम, कौन सी अप्रोच से, यूजिंग डायनामिक अप्रोच, ये हमारी डायनामिक अप्रोच है। अब हमें नेक्स्ट पढ़ना है ब्रांच एंड बाउंड मेथड, ठीक है। ये थोड़ा लेंथी मेथड होता है लेकिन इजी मेथड होता है, स्टेप्स जो हैं वो इजी होते हैं। अभी इसमें क्या है, ये हमें ग्राफ दे रखा है, ठीक है, और वैल्यूज़ भी दे रखी हैं। तो अब हम फर्स्ट स्टेप में क्या करेंगे, फर्स्ट स्टेप में हम इसका टेबल बनाएंगे, ठीक है। तो ए से बी, जिस पे जैसे सेल्फ लूप है तो डायगोनल वाले पे सेल्फ लूप होगा, ए से ए पे इन्फिनिटी, बी से बी पे इन्फिनिटी, सी से सी पे इन्फिनिटी, डी से डी पे इन्फिनिटी। लेकिन ए से बी पे कितनी कॉस्ट है 3, तो 3 लिख देंगे। ए से सी पे कितनी कॉस्ट है, ए से सी पे 1 कॉस्ट है, 1 लिख देंगे। ए से डी पे कितनी कॉस्ट है, ए टू डी 5, और ए टू ई कितनी कॉस्ट है, ए से ई तक कितनी कॉस्ट है, देखो ये वाला लूप आया हुआ है तो 8, तो हमने ये लिख दिए। अब हम चेक करेंगे क्या इस रो में 0 है, 0 नहीं है, क्योंकि हमें क्या रो को रिड्यूस करना है, इस रो में 0 नहीं है, तो मिनिमम वैल्यू कौन सी है 1, तो इसमें से 1 सब्ट्रैक्ट कर देंगे फर्स्ट रो में से। अब सेकंड रो चेक करेंगे क्या इसमें कोई 0 है, नहीं कोई 0 नहीं है, तो मिनिमम वैल्यू कौन सी है 3, तो 3 सब्ट्रैक्ट कर देंगे। क्या इसमें कोई 0 है, नहीं है, तो मिनिमम वैल्यू कौन सी है 1, तो पूरी रो में से 1 सब्ट्रैक्ट कर देंगे। इसमें मिनिमम वैल्यू कौन सी है 3, 3 सब्ट्रैक्ट कर देंगे, और इसमें मिनिमम 2, तो टोटल को ऐड करेंगे, 3 और 1 4, 4 और 1 5, 5 और 5 10, टोटल कितने हो गए 10। अब हम क्या करेंगे, रो को रिड्यूस करेंगे,
तो रो को रिड्यूस करने के बाद जब हम सब्ट्रैक्ट करेंगे इन्फिनिटी ऐसे ही रहेगा, 3 में से 1 गए 2, 1 में से 1 गए 0, 5 माइनस 1 4, 8 माइनस 1 7। इसमें से कितना माइनस करना है, सेकंड रो में से 3, तो 3 माइनस 3 0, इन्फिनिटी ऐसे ही रहेगा। 3 माइनस 6 कितना हो जाएगा, 3 पॉजिटिव वैल्यू लिखनी है, और 7 में से 3 वैल्यू सब्ट्रैक्ट करेंगे 4, 9 में से 3 सब्ट्रैक्ट करेंगे 6। ये हमारी क्या आ गई, रो रिडक्शन करके। अब हमें कॉलम को रिड्यूस करना है, तो कॉलम में देखना है, इसमें तो ऑलरेडी ज़ीरो है, वो भी डबल ज़ीरो है, इसमें ज़ीरो नहीं है, तो मिनिमम वैल्यू कौन सी है, जब हम रो को चेक कर रहे थे ऐसे, अब हमें ऐसे कॉलम को चेक करना है, तो ये मिनिमम वैल्यू कौन सी है 2, तो 2 को सब्ट्रैक्ट करेंगे। इसमें ऑलरेडी ज़ीरो है तो सब्ट्रैक्ट करने की नीड नहीं है। इसमें 1 है मिनिमम वैल्यू, तो 1 को सब्ट्रैक्ट करेंगे। इसमें ऑलरेडी ज़ीरो है तो सब्ट्रैक्ट करने की ज़रूरत नहीं है। तो हमने ये वैल्यूज़ ऐड की थी, इसमें भी क्या वैल्यू ऐड करेंगे जो रिड्यूस होके आ रही हैं, 2 + 1 कितना हो जाएगा 3, तो टोटल कितना हो गया 10 और 3 13। तो कॉलम को रिड्यूस होने के बाद क्या बना हमारा, जब हम सब्ट्रैक्ट करेंगे ये हमारी कॉलम बनेगी। अब हम ऐड करेंगे, रो को रिड्यूस करके आ रहा था 10, कॉलम को रिड्यूस करके आ रहा था 3, तो कितना हो गया 13, यानी कि जो हमारा फर्स्ट ए है, ए की कॉस्ट कितनी आ गई 13। ठीक है, अब हमें बी की कॉस्ट निकालनी है, सी की। अब हम चेक करेंगे ए किस क्या क्या कनेक्टेड है ए से, तो ए से बी भी कनेक्टेड है, सी भी कनेक्टेड है, डी भी और ई भी। ठीक है, तो हम लिखेंगे ये ए से बी सी डी ई। ठीक है, अब हमें इन सब की कॉस्ट फाइंड करनी है, बी की भी, सी की भी, डी की भी और ई की भी। तो अभी हमारे पास सिर्फ ए की कॉस्ट आई है, कॉलम और किसको, कॉलम को और रो को रिड्यूस करने के बाद। अब हमें ऐसे ही कॉलम और रो को रिड्यूस करते जाना है, फिर बी की आएगी, देन सी की आएगी, डी की। लेकिन वो रिड्यूस कैसे करना है, देखो वो रिड्यूस कैसे करना है। हमारे पास रिड्यूस मैट्रिक्स आया ये वाला कॉलम के बाद, कॉलम के बाद ये रिड्यूस मैट्रिक्स आया। तो अब हम क्या करेंगे, इस रिड्यूस मैट्रिक्स में से हमें क्या निकालना है, बी की। ए की हमारे पास है तो ए टू बी निकालना है, तो हम ए टू बी लेंगे, ए टू बी। अब ए टू बी के लिए एक, इसका मतलब रो, इसका मतलब कॉलम। इस रो को और इस कॉलम को हम क्या कर देंगे, इन्फिनिटी पुट। इस ए रो को, रो ए ये है, इसको और कॉलम बी इसको हम क्या पुट कर देंगे, इन्फिनिटी। इसको भी इन्फिनिटी पुट कर दिया, इसको भी इन्फिनिटी पुट कर दिया। साथ ही साथ अगर हम ए से बी पे जा सकते हैं तो वापस से बी से ए पे नहीं आ सकते, तो उसको भी हम इन्फिनिटी पुट कर देंगे, इसके उल्टे को, बी टू ए को भी इन्फिनिटी। इसको और इसको पुट करने के बाद सेम वैल्यूज़ ऐसे ही नोट कर लेंगे, ये इन्फिनिटी लिखेंगे क्योंकि इससे वापस नहीं जा सकते, सिर्फ ये 0 ऐसे ही नोट करा, फिर क्या आया 2 आया 6, ऐसे ही 3 इन्फिनिटी 1, ये सारी वैल्यूज़ ऐसे ही पुट कर ली। अब इनको रिड्यूस कर देंगे। अब देखेंगे इसमें रो में देखेंगे कोई ज़ीरो आई है, इसमें तो ज़ीरो नहीं है, तो ये तो इन्फिनिटी है, हमें इसको टच ही नहीं करना। ठीक है, इनको अब हम किसको टच करेंगे, इसमें देखेंगे मिनिमम वैल्यू क्या है 3, माइनस कर देंगे। इसमें ज़ीरो है, इसमें कोई नीड नहीं है, इसमें भी ज़ीरो है, कोई नीड नहीं है, इसमें भी। तो क्या मैट्रिक्स बना हमारा, सब्ट्रैक्ट करने के बाद ये मैट्रिक्स बना। अब कॉलम चेक करेंगे, ऑलरेडी ज़ीरो है, इसे नीड नहीं है, ऑलरेडी ज़ीरो है, ज़ीरो है, ज़ीरो है। तो अब क्या रिडक्शन की कॉस्ट आई, 3 तो थी पहले से ही। ठीक है, 3 आई इसकी, 3 और उसमें क्या प्लस करेंगे, रिडक्शन कॉस्ट आई 3, लेकिन पहले से ही हमारी कितनी थी 13 ऑलरेडी थी, तो 13 ऐसे ही लिखेंगे, 3 अब वाली आई। और फिर चेक करेंगे ए टू बी की क्या कॉस्ट है, कौन से मैट्रिक्स से, अपने जो हमारा मैट्रिक्स था उस मैट्रिक्स से हम चेक करेंगे ए टू बी की हमारी क्या, यानी कि बी टू ए, उसका उल्टा बी से ए में क्या कॉस्ट है। तो इस मैट्रिक्स से क्या कॉस्ट थी, बी टू ए 0, तो 0 ऐड कर देंगे, तो क्या आया 16। नेक्स्ट करते हैं हम, नेक्स्ट आते हैं 8। अब हमारा क्या कॉस्ट आ गई इसकी, चेक करते हैं। इसकी कॉस्ट आई हमारी 16, तो 16 हमने पुट कर दी। अब हमें किसकी कॉस्ट निकालनी है, ए टू सी। अब हम ए टू सी कैलकुलेट करेंगे, तो जब हम ए टू सी कैलकुलेट करेंगे तो हम मैट्रिक्स लेंगे। अब मैट्रिक्स में क्या करना है, जो हमारा रिड्यूस्ड मैट्रिक्स है, ये वाला कॉलम जो हमारा फर्स्ट स्टेप में आया था, उस मैट्रिक्स में हम ए टू सी यानी कि ए रो को, इस रो को और सी कॉलम को क्या कर देंगे, इन्फिनिटी पुट कर देंगे, और सी टू ए वाली वैल्यू को भी, सी टू ए वाली को भी इन्फिनिटी। 3 चेंजेस करने हैं, रो को, कॉलम को और सी टू ए उल्टा करके उस वैल्यू को भी इन्फिनिटी पुट करना है, और सारी वैल्यूज सेम इसमें से नोट कर लेंगे, 0, ठीक है, 3, 6, ये सब वैल्यूज़ हम इसमें से पुट कर लेंगे। अब फिर अगेन चेक करेंगे, इसको रिड्यूस करेंगे, इसको टच करने की नीड नहीं है, 0 ऑलरेडी है, इसमें नहीं है, तो 1 मिनिमम वैल्यू है सबसे,
तो 1 सब्ट्रैक्ट कर देंगे। इसमें 0 ऑलरेडी है, इसमें भी 0। जब हम रिड्यूस करेंगे तो हमारा सब्ट्रैक्ट करके ये बनेगा। हमें इसमें से सब्ट्रैक्ट करना है सिर्फ, तो इन्फिनिटी ऐसे ही रहेगा। 3 - 1 कितना हो जाएगा हमारा। हम क्या कर सकते हैं साथ ही साथ में, अगर हम यहाँ पे भी अगेन दोबारा क्या करते फिर 2 सब्ट्रैक्ट करते, लेकिन हम एक ही स्टेप में करेंगे, कॉलम को भी चेक करेंगे। इसमें ऑलरेडी 0 है, कॉलम को नीड नहीं है। इसमें नीड है, तो इसमें मिनिमम वैल्यू कौन सी है 2, तो 2 को सब्ट्रैक्ट कर देंगे। इसमें नीड ही नहीं है, इसमें 0 ऑलरेडी है, इसमें भी नहीं है, इसमें भी 0 ऑलरेडी है। तो एक ही स्टेप में हमने रो को भी क्या कर दिया रिड्यूस, और कॉलम को भी रिड्यूस कर दिया। हमारा मैट्रिक्स क्या बना ये। जब हम इसमें सब्ट्रैक्ट करेंगे तो 3 - 1 कितना बनेगा, 3 - 1 हमारा कितना हो जाएगा 2, और 2 में से 2 भी सब्ट्रैक्ट करेंगे तो 0। ऐसे ही ये सब्ट्रैक्ट करेंगे तो ये हमारा क्या हो गया, इसकी रिडक्शन कॉस्ट कितनी आई 2 + 1, ये कितना हो गया 3। 13 हमारा ऑलरेडी था ए की कॉस्ट, तो ए से सी तक की 13 पहले से थी, जो न्यू आई वो 3। अब चेक करेंगे सी टू ए की क्या कॉस्ट है इस मैट्रिक्स में, तो सी टू ए की क्या कॉस्ट है 0, तो 0। अब कितनी कॉस्ट आ गई 16, किसकी आई ए टू सी, ए से सी तक की कितनी कॉस्ट आई 16। अगेन चेक करेंगे ए टू डी। अब हम ए टू डी चेक करेंगे तो सेम वही रिड्यूस मैट्रिक्स लेना है। ए टू डी के लिए ए रो को और डी कॉलम को 0 इन्फिनिटी पुट करना है, और उल्टा यानी कि डी टू ए को भी इन्फिनिटी, डी टू ए को भी इन्फिनिटी, और सेम वैल्यूज़ को इसमें से नोट डाउन करना है। अब ये नोट डाउन करने के बाद हमें क्या करना है, इसको रिड्यूस करना है रो वाइज भी और कॉलम वाइज भी एक ही साथ। देखो ये ऑलरेडी 0 है, इसमें भी एक 0 है, इसमें भी और इसमें भी। अब कॉलम चेक करो, इसमें भी 0 है, इसमें 0 नहीं है, 3 to 5 है, तो मिनिमम वैल्यू कौन सी है 2, इसमें से 2 सब्ट्रैक्ट कर देंगे। इसमें ऑलरेडी 0 है, 0 ऑलरेडी है। जब हम सब्ट्रैक्ट करेंगे तो क्या वैल्यू होगी 3 - 2 1 होगा, सिर्फ इसमें चेंज आएगा। 2 - 2 0 हो जाएगा, 5 - 2 3, और सारी वैल्यूज़ ऐसे ही आ जाएंगी। अब रिडक्शन कॉस्ट कितनी आई 2, ए टू सी की ऑलरेडी 13 थी, 2 पहले से हो गई, तो ए टू डी था। जब ए टू डी है तो डी टू ए की कॉस्ट चेक करेंगे इस मैट्रिक्स में। डी टू ए की कितनी कॉस्ट है हमारी, डी से ए तक की हमारी कॉस्ट चेक करेंगे हम, तो ये हमारी वैल्यू आ गई रिड्यूस मैट्रिक्स से कितना आ गया 18। अब हम नेक्स्ट चेक करेंगे ए टू ई। तो ए टू ई के लिए हम चेक करेंगे जब, तो ए टू ई यहाँ पे देखते हैं क्या वैल्यूज़ हैं। ए ये वाली रो को इन्फिनिटी रखेंगे, इसको इन्फिनिटी रखेंगे, और सारी वैल्यूज़ को हमने एज इट इज़ नोट कर लिया रिड्यूस मैट्रिक्स से, जो कॉलम को रिड्यूस करके आया था। अब देखो ये ऑलरेडी 0 है, 0 है, 0, यहाँ 0 नहीं है, 2 to 1 है, तो मिनिमम कौन सी है 1, तो क्या लिखेंगे 1। ऐसे ही 0 है, 0 है, मिनिमम कौन सी आएगी हमारी वैल्यू वो लिखेंगे, और उसके बाद हम इसको सब्ट्रैक्ट कर देंगे। जब हम सब्ट्रैक्ट करेंगे तो कितना आएगा हम चेक करेंगे। ए बी सी डी ई ये वैल्यूज़ हैं, इधर भी ये वैल्यूज़ हैं, तो अब हम इसको सब्ट्रैक्ट करेंगे तो कितना आएगा 2 - 1 1, और जब हम इसमें से 1 सब्ट्रैक्ट यहाँ से भी करेंगे, यहाँ से भी करेंगे, तो कितना हो जाएगा 0। ये ऑलरेडी 0 है, 0, और इसमें से 1 सब्ट्रैक्ट करेंगे कितना हो जाएगा 4 0 0, तो क्या वैल्यूज़ है 1 और 1, तो कितना हो गया 1 और 1 2, तो कितना बचेगा 13 + 2 + 7, यानी कि 13 क्या था ए टू सी की कॉस्ट थी, इसकी कॉस्ट 2 आई है, और ए टू ई की कॉस्ट देखेंगे, ए टू ई की कॉस्ट कितनी है 7, ए टू ई की कॉस्ट 7 है, तो 7 लिखेंगे, और ये कितना आ जाएगा 22। हम ई टू ए नहीं चेक करेंगे वो, ठीक है, हम क्या चेक करेंगे ए टू ई। वो मिस्टेक हो गई वहाँ पे कि हमने ई टू ए चेक करा, हमें क्या चेक करना है ए टू ई, तो वो क्या होगा 7, तो कितना आ गया 22। अब हमारे ये कंप्लीट हो गए, हमने ए से बी भी निकाल लिया, ए से सी भी, ए से डी भी, और ए से ई भी। अब हमें मिनिमम चेक करना है, मिनिमम कौन सा है 16 16 18 22, ये हमारी कॉस्ट आई। तो हमारी दो मिनिमम आई 16 और 16, या तो हम बी को ले सकते हैं, हम सी को आगे एक्सपेंड करेंगे, जो मिनिमम होगी उसको एक्सपेंड करेंगे, तो हम बी को एक्सपेंड करते हुए चलते हैं। तो बी से अब हम कहाँ कहाँ पे जा सकते हैं ये चेक करेंगे। बी से हम किस पे जा सकते हैं, बी से हम सी पे भी जा सकते हैं, डी पे जा सकते हैं, और ई पे। तो हम वो ये लिखेंगे बी से सी पे, डी पे और ई पे। अब हम मैट्रिक्स बनाएंगे ए और बी। अगर हम क्या कर रहे हैं बी से सी पे जा रहे हैं, बी से डी पे जा रहे हैं, बी से, तो हमारे पास रेफरेंस क्या होगा ए टू बी मैट्रिक्स होगा। तो हम यहाँ चेक करते हैं, अगर हमें क्या कैलकुलेट करना है
ए बी और सी ये वाला पाथ निकालना है पहले। तो 4ABC इसके लिए हमें क्या लेना है, ए बी को, ए टेंड्स टू बी को रिड्यूस मैट्रिक्स लेके चलना है। ठीक है, ए टू बी को क्या लेके चलना है, रिड्यूस मैट्रिक्स लेके चलना है। यहाँ पे अगर हम ए बी लेके चल रहे हैं, कौन से वाला मैट्रिक्स लेके चलना है, ए टू बी, ये वाले को रेफरेंस लेके चलना है। ठीक है, इसी में चेंजेस करने हैं, जैसे हम इस वाले को देख रहे थे अभी चेंजेस ए टू बी में करने हैं। तो हम क्या करेंगे, मैट्रिक्स क्या करेंगे, ए बी और सी हमने लिखा, ये रो वाइज कॉलम लिखी हमने, और हमें ए और बी को रिड्यूस मैट्रिक्स लेना है, यानी कि ये रहा। ऑलरेडी इसमें क्या क्या, ए रो को ऑलरेडी क्या है, रो है, और बी कॉलम इन्फिनिटी है। तो देखो ए रो इन्फिनिटी और ये बी कॉलम, लेकिन हमारे पास सी भी ऐड हो गया। तो अब हमें क्या करना है, इसको रो लेना है और इसको सी कॉलम। तो ये रो है और ये कॉलम है, तो हम क्या करेंगे, बी रो को, ए तो पहले से ही था क्योंकि हम रेफरेंस ए और बी को लेके चल रहे हैं, बी और सी को, बी रो को और सी कॉलम को भी इन्फिनिटी लेना है। ठीक है, तो हमने इस रो को और इस कॉलम को भी इन्फिनिटी ले लिया, बी टू सी को। अब चेक करेंगे, फिर अगेन क्या करेंगे, इसको रिड्यूस करेंगे। मिनिमम वैल्यू कौन सी है, 1, तो 1 लेके चलेंगे। अब इसमें मिनिमम वैल्यू ऑलरेडी 0 है, कोई प्रॉब्लम नहीं है, इसमें भी है, इसमें भी कोई नीड नहीं है, लेकिन यहाँ पे नहीं है। तो यहाँ पे मिनिमम वैल्यू क्या है, 2। तो जब हम 2 लेंगे यहाँ पे मिनिमम वैल्यू, तो 2 हमने यहाँ पे ले ली। अब यहाँ पे भी, यहाँ नीड नहीं है क्योंकि इन्फिनिटी है, ये 0 है, ये भी 0 है। ठीक है, अब हमने इसको सब्ट्रैक्ट कर दिया, इसमें से 1 सब्ट्रैक्ट करा, 2 में से 1, तो 1 1 माइनस 1 0, तो ये 0 आ गया। ये भी सब्ट्रैक्ट करेंगे, 2 सब्ट्रैक्ट करेंगे तो 0 और 4। तो देखो इसकी कॉस्ट रिडक्शन क्या आई, 2 + 1, 2 + 1 3, यानी कि 3 तो ये हो गया। और उससे पहले क्या आ रही थी, ए टू बी की क्या कॉस्ट थी, 16 ऑलरेडी थी, कि हम बी से एक्सपेंड करने हैं, तो बी की कॉस्ट लेके चलनी है 16 सभी जगह। तो 16 + 3, और साथ ही साथ हमें क्या कॉस्ट लेके चलनी है, ये 0, ये 0 लेके चलेंगे कौन से मैट्रिक्स से, ए टू बी, ए टू वाले बी वाले मैट्रिक्स में आएंगे। और हमें क्या पाथ चूज़ करा है, ए बी और सी। ठीक है, तो हम क्या चेक करेंगे, इसमें मैट्रिक्स में चेक करेंगे, इस वाले मैट्रिक्स में कि C2A क्या कॉस्ट है, 0 कॉस्ट है। तो हम मिनिमम वाली कॉस्ट लेंगे, 0 कॉस्ट। हम क्या ले सकते थे, मैंने अभी क्या बताया था, हम A to C या B to C, कि हम अगर A to C जा सकते ना, वापस से C to A नहीं जा सकते, तो हम मिनिमम कॉस्ट लेंगे। चेक करेंगे A to C क्या कॉस्ट है, A to C इन्फिनिटी है, लेकिन इसके उल्टा C2A क्या कॉस्ट है, 0, तो हम ये वाली कॉस्ट लेंगे, 0। और 16 + 13 इसकी कॉस्ट क्या आ गई, 19, यहाँ पे 19 पुट कर देंगे। अब B to D रेफरेंस क्या लेना है, सेम वही A to B वाला ही। ठीक है, उसी में चेंजेस करने हैं। B to D, तो B to D में क्या, A to B वाले में, इस वाले में क्या था ऑलरेडी, ये वाला और ये कॉलम क्या था, इन्फिनिटी। अब B to D वाली में हमें B को और D को भी क्या बनाना है, इन्फिनिटी, B रो को और D कॉलम को। तो हमें क्या चेक करना है, इसको देखना है, ऑलरेडी 0 है, 0 है, 0 है, यहाँ भी एक 0 आ रहा है, यहाँ भी एक 0 आ रहा है, इस कॉलम में भी 0 आ रहा है। तो कॉस्ट क्या आ गई इसकी, 0। 16 पहले से ही था, 16 + 0 कॉस्ट क्या हो गई, 16, यानी कि डी की कॉस्ट क्या आ गई हमारी, इस वाले डी की 16 कॉस्ट आ गई। अब हमें B to E कॉस्ट निकालना है। तो B to E कॉस्ट निकालने के लिए हमें क्या रेफरेंस लेना पड़ेगा, ए बी हम ऑलरेडी लेके चल रहे हैं, यानी कि B रो को और E कॉलम को हमने इन्फिनिटी कर लिया। अब चेक करेंगे, 0 है, इधर 0 नहीं है, तो 1 से सब्ट्रैक्ट करेंगे, इधर 0 है तो नहीं करेंगे, ये भी 0 है, 0 है, तो ये क्या हो गया, 0। कॉस्ट कितनी आ गई, 1, ये वाली कॉस्ट होती है 1, लेकिन पहले से कॉस्ट क्या थी, 16 थी, ये 1 है। अब हमें क्या चेक करना है, ये यानी कि A to E की कॉस्ट। तो इसमें चेक करेंगे, A to E की कॉस्ट इन्फिनिटी है, तो हमें मिनिमम वैल्यू लेनी है, यानी कि E to A की कॉस्ट कितनी है, 6, उल्टा भी ले सकते हैं, तो 6 E to A की कॉस्ट। तो चेक करेंगे B to E की क्या कॉस्ट है, 3, तो B to E की क्या कॉस्ट आ गई, 3, तो कितना हो गया, 20। मैंने इसमें चेक कर लिया था, लेकिन रिड्यूस्ड वाले में चेक करना है, B to E, तो ये कितना आ गया, 20। अब नेक्स्ट चलना है, नेक्स्ट क्या हो गया हमारे, इसकी भी कॉस्ट कैलकुलेट होके आ गई B to E की। अब मिनिमम चेक करेंगे, ये 19 है, ये 16 है और ये 20 है, तो मिनिमम वैल्यू कौन सी है,
हमारे लिए 16 मिनिमम वैल्यू है, और अगर 16 मिनिमम है तो इसको एक्सपेंड करेंगे डी से कहाँ कहाँ पे जा सकते हैं हम, ई पे जा सकते हैं और सी पे जा सकते हैं, डी से सी पे जा सकते हैं और ई पे जा सकते हैं। अब हमारा इतना पाथ कवर हो गया, ए बी और डी। तो हमें मैट्रिक्स को, हम सी को एक्सपेंड कर रहे हैं और ई को, तो हमें रेफरेंस कौन सा मैट्रिक्स लेना है, ए बी और डी। तो हम चेक करेंगे अपने मैट्रिक्स को, ये हमारा मैट्रिक्स है, ये हमारा रेफरेंस होगा ए बी और डी। ठीक है, तो अब हम ए बी डी में हमारी ए बी हमने पहले ही डी सी के लिए ये रो हमें क्या करनी है इन्फिनिटी और ये कॉलम, और रेफरेंस कौन सा लेना है ए बी और डी, ये वाला मैट्रिक्स। तो हम क्या करेंगे डी रो को और सी कॉलम को, डी रो को ये वाली जो है और सी कॉलम को इन्फिनिटी पुट कर लेंगे। अब फिर अगेन चेक करेंगे इन्फिनिटी के लिए, वो मिनिमम वैल्यू के लिए, तो मिनिमम वैल्यू क्या है 1, और यहाँ पे मिनिमम वैल्यू क्या है रो कॉलम में 6। तो हम क्या करेंगे अगेन अब इसको रिड्यूस कर लेंगे, तो रिड्यूस करने के बाद यहाँ पे भी 0 हो जाएगा, यहाँ पे भी। तो हमने इसमें से 6 सब्ट्रैक्ट करा था और इसमें से 1, तो 6 + 1 कितने हो गए 7। तो कॉस्ट क्या आ गई 7, और इसकी कितनी थी ए बी डी, डी पे कितनी थी हमारी, डी पे कितनी आई थी 16। तो 16 ऑलरेडी है, 16 हमारे पास ऑलरेडी है, 7 हमारी कैलकुलेट होके आई है। और हमें क्या चेक करनी है, अपनी नेक्स्ट कॉस्ट चेक करनी है ए बी डी और सी की कॉस्ट की, वो हमारी क्या आई है, तो वो कितनी है हमारी 1। तो हम उसको पुट करेंगे और इनको ऐड कर लेंगे, कितना आ जाएगा 24। नेक्स्ट आता है, क्योंकि ये वन ध्यान से देखना है कि ये 1 कैसे आया। हमने रेफरेंस कौन सा मैट्रिक्स लिया है, ये वाला, उस मैट्रिक्स में ये चेक करना है। ए बी डी वाला हमने मैट्रिक्स रेफरेंस मैट्रिक्स लिया है, तो इसमें हमें क्या चेक करनी है डी टू सी, यानी कि सी टू डी वाली वैल्यू, सी टू डी वाली वैल्यू हम चेक करेंगे। सी से डी पे क्या है इन्फिनिटी, तो उल्टा चेक करेंगे, अगर इन्फिनिटी आ रहा है तो क्या चेक करेंगे डी टू सी पे क्या है 1, अगर 1 है तो 1 पुट करेंगे। ये ध्यान रखना है, ये इंपॉर्टेंट पॉइंट है। ठीक है, अब उसके बाद हमारे पास क्या वैल्यू आ गई 24, कौन से पाथ की, सी पाथ की वैल्यू कितनी आ गई 24। ई पाथ की कैलकुलेट करेंगे तो यहाँ पे ऑलरेडी रिड्यूस्ड आएगा, ये तो कितना आ जाएगा 16, ये कितना आ गया 16। मिनिमम कौन सी आई 16 या 24, 16 मिनिमम आई, तो इसको एक्सपेंड कर देंगे सी की वैल्यू 16। कॉस्ट क्या, फिर हमारा पाथ क्या बनेगा ए बी डी ई सी, ए बी डी ई सी और वापस से ए, तो कॉस्ट कितनी आएगी 16। ये हमारा होता है क्या, कॉस्ट आई 16, ये हमारा होता है। अभी हमने पढ़ा ब्रांच एंड बाउंड मेथड से ट्रैवलिंग सेल्समैन प्रॉब्लम। ठीक है, लेकिन जो क्वेश्चन आते हैं वो हम इससे भी सॉल्व कर सकते हैं, डायनामिक प्रॉब्लम से भी इससे भी सॉल्व कर सकते हैं। टाइम कंज्यूमिंग मेथड है ये। अगर सेपरेटली लिखा आता है कि आपको ब्रांच एंड बाउंड से ही करना है, तभी आप ब्रांच एंड बाउंड से करना है, क्योंकि लॉन्ग मेथड है। अदरवाइज़ अगर नॉर्मल ट्रैवलिंग सेल्समैन प्रॉब्लम को एक्सप्लेन करने के लिए आता है तो आप डायनामिक वाला भी सॉल्व कर सकते हो। तो यहीं पे हमारी यूनिट 4 कंप्लीट होती है। एंड इफ़ यू लाइक प्लीज़ सब्सक्राइब माय चैनल कोर कॉन्सेप्ट्स इंजीनियरिंग।